नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज खास तौर पर हम इस वीकेंड में जुड़े हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आ चुके हैं, आप सबको पता है। उसके बाद थोड़ा एक्शन भी हुआ है, लेकिन रिलायंस के रिजल्ट में क्या है, रिलायंस में क्या है, रिलायंस के रिजल्ट में देखने लायक बात क्या है, कैसे रहे, उसमें क्या देखना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए, इसके साथ बाजार की आगे की चाल क्या रहेगी, इस पर आज बात होगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। लेकिन उनसे आपकी मुलाकात कराऊं इससे पहले आपसे एक आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए कब नया वीडियो आया, कब नया लाइव आया। इस वीडियो को लाइक भी करें और इसको अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। माइंड योर बिजनेस आपको मालूम है मैं खासतौर पर सत्यहिंदी.com के लिए बनाता हूं। सत्यहिंदी.com एक मुहिम है कुछ पत्रकारों की सच को सामने लाने की, और सच का सामने आना जरूरी है। अगर आप ये मानते हैं तो सच की आवाज को बुलंद करने में साथ दीजिए। सत्यहिंदी.com की सदस्यता स्कीम खुल गई है। अगर आप इस वीडियो को सत्यहिंदी.com पर देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप सदस्य कैसे बन सकते हैं और कौन से सदस्य बन सकते हैं। और अब शुरू करते हैं बात आज की। आपकी मुलाकात सबसे पहले करवाता हूं अपने आज के मेहमान संदीप जैन से। संदीप जी अब अपने साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी स्वागत है माइंड योर बिजनेस में। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आता है आपके यूट्यूब चैनल पे जब भी आते हैं, और आई थिंक अब ये तीसरी चौथी बार है। और रिलायंस के ऊपर लास्ट क्वार्टर की भी एनालिसिस के बाद भी हमारी बात हुई थी। हाँ, वो शायद मेरी शुरुआत आपके साथ तभी हुई थी। और फिर आलोक अड्डा जो आपका बहुत सुपर हिट प्रोग्राम है, शो है, उसमें भी हमने बातचीत की थी और मार्केट का आउटलुक दिया था। सो थैंक यू सो मच यार। तो अब संदीप जी सबसे पहले तो रिलायंस पे आ जाएं। रिलायंस के रिजल्ट अच्छे हैं, खराब हैं, सो हैं, या जो हैं वो दिख नहीं रहे हैं? देखिए, मैं रिलायंस के रिजल्ट्स एक्चुअली आजकल क्या बहुत डिफरेंट हो गए हैं एनालिसिस करना। रिलायंस बहुत सारी रिलायंस है एक रिलायंस के अंदर। आप ये मान लीजिए, आप ओल्ड इकोनॉमी बिजनेसेस, न्यू इकोनॉमी बिजनेसेस, कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस, रिलायंस की एक अलग हो गई है। और मार्केट उस चीज को बहुत जबरदस्त तरीके से रीवैल्यू कर रहा है, बहुत ही री रेटिंग हो रही है रिलायंस की। और आप जिस तरीके से आप देखिए, मतलब 30 अप्रैल को उन्होंने कुछ बोला, मतलब बहुत सारे डील्स होने वाली, और पिछले जो हर हफ्ते आफ्टर हफ्ता हर वीकेंड आपको ये एक्साइटमेंट रहता है कि आज क्या होने वाला है रिलायंस में। और जिस तरीके से उन्होंने जियो में एक, मतलब मैं तो कहूंगा कि जबरदस्त माहौल बना दिया पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट कोई कंपनी रही है तो वो शायद रिलायंस है, और सारे फैंग सबको रिलायंस में आना है। तो हर तरीके से रिलायंस ने एक अलग माहौल बनाया। तो ये जो रिजल्ट है इसके ऊपर एनालिस्ट की बहुत कम फोकस है, क्योंकि एक तो रीजन ये कि ये कोविड काल के दौरान, लॉकडाउन काल के दौरान आया है, तो एक्सपेक्टेड था कि इनका ओल्ड इकोनॉमी बिजनेस कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करेगा। और फिर आप देखिए, हाइड्रोकार्बन्स का बिजनेस हो या ऑयल एंड गैस के बिजनेस हो, वहां पे जीआरएम्स हो, तो ऐसा लगता है कि वहां पे मैं इतना फोकस नहीं कर रहा था। आई वाज जस्ट लुकिंग एट द न्यू इकोनॉमी बिजनेसेस। जियो में कैसे वहां पे आरपूस बढ़ के आए हैं, वहां पे आप आगे लग रहा है कि जिस तरीके से ट्रिपल अगर प्रॉफिट्स हुए हैं, तो वो चीजें बहुत अच्छी है। दैट इज हार्टनिंग। एंड आई थिंक मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर एक इतना ज्यादा एडवांस में चला है रिलायंस को लेकर, बिकॉज अब इतने दिन तो जियो जियो की खबर चल रही थी, अब रिटेल का चालू हो गया माहौल। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज वो बहुत सारी है रिलायंस में। सो रिलायंस इज नॉट अबाउट मेयर क्वार्टरली रिजल्ट्स, इट इज अबाउट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ऑल्सो। और जिस तरीके से आप देखिए 875 के लोज मार्च के लास्ट महीने में, और फिर उसके बाद 1200 से जो चला है एक तरफा, और ऐसे लेवल पे आगे आज 2100 2000 के लेवल से, तो सर्टेनली एक बार थोड़ा सा विराम लेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। और लास्ट टाइम भी जब अपनी बात हुई थी तो मैंने यही बोला था कि मैं 1750 1800 पे बायर हूँ, और आप देखिए वहां से एक बहुत अच्छा बाउंस लिया है। और इस बार यही रेंज में बोलूंगा कि 1850 एक लेवल है जहां पे सपोर्ट लेगा। और मुझे लगता है कि रिलायंस में जिन्होंने निवेश कर रखा है वो बिल्कुल निवेशित रहे, और जिनको नया लेना है वो बिल्कुल नीचे आए तो लेने की सोचे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो नीचे आया आप कह रहे हैं, और इसको लेकर बहुत सारे लोग इस पे शंका कर रहे हैं कि साहब लोग जब 1100 पे था तब से कह रहे हैं कि जब नीचे आए तो खरीदना, और ये वहां से तो 2100 तक दिखा गया। तो ये नीचे आए के चक्कर में क्यों पड़े? जहां है वहीं पर खरीद लेने में क्या बुराई है?
नहीं, देखिए रिलायंस के मामले में एक चीज तो जरूर से बोलनी पड़ेगी, आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हमारे जैसे जो एनालिस्ट है ना वो बाय ऑन डिक्लाइन बोल के पल्ला झाड़ लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। आप हर बार क्या होता है, सपोर्ट लेवल्स होते हैं, कहां पे स्टॉक जाके सपोर्ट लेता है। पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तब इस तरीके की वैल्यू अनलॉकिंग या इस तरीके की स्टेक सेलिंग नहीं दिख रही थी। तब एक रिलायंस 2.5 लाख करोड़ की डेट वाली कंपनी थी, जो भी फिगर्स है, और अब रिलायंस एक डेट फ्री कंपनी है। इन्होंने प्रूव कर दिया वेल बिफोर टाइम दैट कि हमने जो सोचा था कि हम डेट फ्री होंगे वो डेट फ्री हो गए। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी डिफरेंट कंपनी नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट डेट फ्री रिलायंस। तो बहुत फर्क है उस वैल्यूएशन में। अच्छा, ये नहीं था कि वो डेट फ्री नहीं, डेट होंगे तो उनकी कोई वहां फर्क पड़ेगा, बट एक जो एटीट्यूड होता है और डेट फ्री होके इन्होंने जिस तरीके से स्टेक्स बेची है वो एक कॉन्फिडेंस दिखाता है कि मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव है। और अभी तो रिटेल का बाकी है, फिर एक आईपीओ आएगा, हो सकता है नैस्डैक में लिस्टिंग करवाए, जो इन्वेस्टर्स आए उनको एग्जिट करवाने का। इन सबको देखते हैं तो एक री रेटिंग का तो बहुत बड़ा कैंडिडेट हो गया और इसकी वैल्यूएशंस अभी भी यहां से डिफरेंट होंगी, बट श्योरली इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। और अगर मैं टेक्निकली भी बात करूं तो एक चार्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, क्योंकि जो लोग नीचे के लेवल से लिए हैं, और इस बार देखिए इसमें एफएनओ में जबरदस्त शॉर्ट ट्रैपिंग हुई है, शॉर्ट सेलर्स बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रैप हुए। आप देखिए इनका रिलायंस पीपी लिस्ट हुआ था जो पार्टली पेड अप है, वो आज रिलायंस का जो राइट्स प्राइस है उसके ऊपर निकल गया, पूरे रिलायंस का राइट्स प्राइस के ऊपर है। तो कॉन्फिडेंस तो देखिए जबरदस्त है, और मेरे हिसाब से अननेसेसरली शॉर्ट तो अभी भी नहीं करें, और जिन्होंने लेना है वो जो 1850 का जो लेवल है दैट विल बी अ वेरी गुड लेवल, जो यहां से भी 5-10% नीचे है, 10-1%। तो आई थिंक दैट विल बी अ सेफ लेवल, एंड देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे स्टॉक में जहां पे स्टोरीज ही स्टोरीज है। रिटेल का आईपीओ आएगा, जियो का आईपीओ आएगा, तो ये सब चीजें बस बना हुआ रहेगा। और फिर राइट्स तो चल ही रहा है साथ में, हर दिन थोड़े थोड़े दिनों में राइट्स का वो चल ही रहा है। तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट एंड वन शुड बाय ऑन डिक्लाइंस। जी, लेकिन एक सवाल पूछ रहे हैं लोग और बहुत मेरे मन में भी है कि भाई आपको ये रिलायंस ने नया बिजनेस शुरू किया, जियो बहुत जबरदस्त चल रहा है ये कहा जा रहा है और दिख भी रहा है सामने, इसमें सीधे सीधे यहाँ आईपीओ लाकर या अपने रिलायंस के शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर देकर क्यों नहीं शुरुआत की? ये विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियों को ढूंढ कर ही हिस्सा पहले क्यों बेचना था? कई लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि भाई फेसबुक को मौका मिल गया और गूगल को मौका मिल गया, हमको क्यों नहीं दिया? नहीं, देखिए ये इस बात में मैं थोड़ा सा सहमत नहीं होऊंगा कि ठगा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। देखिए कोई कंपनी आपको 875 1200, रिलायंस ऐसा शेयर है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है रिलायंस के, और उन सब के पास रिलायंस पड़ा है। लोग बाग बाय एंड फॉरगेट रिलायंस के साथ करते हैं, और वो कंपनी अगर आपको डबल हो गई है, आप देखिए राइट्स भी आने के बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइट्स इश्यू आया और उसको पचा के भी आप कंपनी डबल कर दिए, तो आपको बोनस और राइट्स की तो कुछ जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा पैसा बना। देखिए आज हमारे पास भी रिटेल क्लाइंट्स बहुत है, और रिलायंस में मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि 1400-1500 से बेचने की सोच रहे हैं, बट हर हफ्ता जिस तरीके से उन्होंने न्यूज लाई है, देखिए लोगों को ये उम्मीद तो बनी हुई थी और वो निकले नहीं है। और अब अगर होगा तो उनको देखिए ये लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, क्योंकि रिटेल का आईपीओ आएगा, और जिस तरीके का पैसा देखिए यूएस में है, और कोविड काल में इंडिया में इतना पैसा रेज होना, सेंटिमेंट्स को तो बल्कि मैं कहूंगा कि आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और रिलायंस तो अपने आप में एक सेक्टर है, कंपनी नहीं है। तो इन्होंने ठीक किया है, और हो सकता है कि इंडिया में उतना पैसा नहीं उठता, कहां से लाते, और वहां उनके लिए ये सस्ता है और अपने लिए ये बहुत बढ़िया है। सो दोनों के लिए विन विन थी, बट आई थिंक लोगों को राइटली रिवॉर्डेड फील करना चाहिए। आई डोंट थिंक दे शुड फील चीटेड यार। तो जैसे आपने कहा अभी कि रिलायंस में फैंग मिल जाता है, फैंग मतलब वो बता दूं जो लोग नहीं समझते हैं कि वो विदेश जो अमेरिका की वो कंपनियां हैं, फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और गूगल, इसको फैंग स्टॉक कहा जाता है। नई इकोनॉमी की आने वाले दिनों की कंपनियां हैं, इन सबका पैसा रिलायंस में लग गया है। तो एक तरह से आप रिलायंस खरीदते हैं तो इन सबको खरीद ले रहे हैं। संदीप जी का ये कहना है अगर आप विदेश के मार्केट में जाकर नहीं खरीदना चाहते हैं। लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि रिलायंस तो आप कह रहे हैं अच्छा है, मैं भी मानता हूं, मैं वर्षों से देख रहा हूं कि ये कंपनी बहुत अच्छी तरह से रिवॉर्ड देती रही है, लेकिन आज की तारीख में रिलायंस की जगह इंसान आपसे पूछे ऑप्शन क्या है, रिलायंस में पैसा लगाऊं या कहीं और लगाऊं, तो आप कहेंगे रिलायंस में लगाओ या आप दूसरे नाम बताएंगे? देखिए इन लेवल्स पे मैं थोड़ा तो वेट करूंगा। जो लोग इन्वेस्टेड है देखिए उनको मैं होल्ड करने की राय दूंगा, उनको अननेसेसरीली देखिए एग्जिट नहीं लेना चाहिए। और देखिए इनएक्टिव और एक्टिव
दोनों को आप एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टर किस टाइप के हो, आप पैसिव इन्वेस्टर हो, एक्टिव इन्वेस्टर हो, या फिर आपने किसी को दे रखा फंड्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जरा थोड़ा समझा दीजिए, ये इनएक्टिव और एक्टिव में क्या फर्क है, क्योंकि जो नए लोग जानना चाहते हैं। हाँ, देखिए मैं हमेशा क्या होता है, राय हर आदमी के लिए सेम राय नहीं होती है। अब आप अगर रिलायंस बेचते हो तो आपको क्या खरीदना है, या आपको आईटी में आपको मैं बोलूंगा कि टीसीएस और इन्फोसिस ले लो, या फिर हाउसिंग फाइनेंस में एचडीएफसी ले लो, बट हो सकता है कि उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हो। सो इट इज वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी वेरी इन्वेस्टेड स्पेसिफिक एंड क्लास स्पेसिफिक। तो जिन्होंने ले रखा है फर्स्ट लेवल तो एकदम सिंपल नो ब्रेनर है कि उनको होल्ड करना चाहिए। रिलायंस इज द स्टोरी ऑफ इंडियन मार्केट्स। इस चीज के साथ तो आप भी डिनाई नहीं करेंगे, मैं भी नहीं कर सकता, भले कई बार हो सकता है कि स्टॉक मैं पर्सनली हो सकता मैं बहुत ज्यादा लाइक नहीं भी करूं, बट बहुत बढ़िया जो चल रहा है अभी, जो पीरियड चल रहा है कंपनी का, लाइक करने का मतलब इन लेवल्स पे हो सकता है। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल बाइंग एट दिस लेवल्स, बट जिन्होंने नीचे ले रखा वो होल्ड करके रखे, भाव आगे पीछे वापस से आएंगे। और अगर किसी को बेचना है, निकलना है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है, विच इज ऑल्सो एडवाइजेबल, क्योंकि कोई चीज अगर 800, 900, 2000 से अगर आप ऊपर अगर 2100 देख लो और 2000 देख लो और फिर भी नहीं बेचो, और दूसरी कंपनी अभी भी सस्ती चल रही है, तो मैं हो सकता है कि मैं किसी को आईटीसी में स्विच करने के लिए बात करूंगा, या हो सकता है मैं एचयूएल में थोड़ा बोलूंगा, टीसीएस है, एचडीएफसी इज लाइक वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कंपनीज। तो वहां पे अपन देख सकते हैं कि एचडीएफसी वाकई में चला नहीं है। आप देखेंगे पिछले जो 4-5 महीने हैं उसमें, हालांकि फिर भी दूसरे एचएफसीज और एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले बहुत बढ़िया किया है, बट एचडीएफसी में भी स्टोरीज बहुत सारी है। जैसे रिलायंस के 2-3 आईपीओ आएंगे, वैसे एचडीएफसी में भी बहुत बड़ी अनलॉकिंग स्टोरी है। और अगर रिलायंस की टक्कर में कोई ग्रुप है तो वो एचडीएफसी बैंक प्लस एचडीएफसी है, अगर दोनों की मार्केट कैप। तो इसलिए मैं एचडीएफसी को एक बहुत क्लोज इसका वो मानता हूं ऑप्शन, एंड आई वुड लव टू रिकमेंड एचडीएफसी लिमिटेड, क्योंकि एक तो एचएफसी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लॉकडाउन की वजह से मोराटोरियम्स के इश्यूज आ रही है पूरे सेक्टर में, और दूसरा इन सब से ऊपर उठ के जो एसेट क्वालिटी जो इनकी है वो अनमैचेबल है, जो मैनेजमेंट की क्वालिटी वो अनमैचेबल है, और आगे 3-4 आईपीओ इस कंपनी के आने वाले हैं विच विल बी अ वेरी बिग वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी। तो आप एचडीएफसी तो आपने साफ साफ एक बता दिया। एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, दिलचस्पी जग गई अभी बात सुनते सुनते, आपने सबसे पहले रिलायंस में कब पैसा लगाया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये शायद मुझे लगता है आपने कहीं सुना है मीडिया में, मुझे ऐसा लग रहा है जी। मैंने नहीं सुना। मैं सिर्फ अभी ये मैंने अभी रिसेंटली कहीं पे बोला कि मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो रिलायंस ही था एक्चुअली में। अच्छा, मैंने 1991 में व्हेन आई इन्वेस्टेड माय पॉकेट मनी, मेरे पॉकेट मनी था और कुछ मैंने मम्मी से लेके 180 रुपए का शेयर हुआ करता था, और 100 शेयर 18,000 रुपए के शेयर, और उसको लेने पड़ते थे। हाँ, और 210 में बेच के मैं बहुत खुश हो गया कि मेरे को 3,000 रुपए मिल गए विद इन से 20-25 डेज। सो रिलायंस इज वन स्टोरी विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और फिर रिलायंस की एनालिसिस करते करते ऐसा लगने लगा कि रिलायंस तो अंदर ही बस गया है। तो किसी दिन ऐसा नहीं आपने हिसाब जोड़ा कि वो जो 180 रुपए के शेयर आपने खरीदे थे, उसको आप 3,000 रुपए कमाने के चक्कर में बेचते नहीं और वो आज तक रखे होते, तो कितना पैसा आपने गंवा दिया? देखिए ये मैं जानबूझ के नहीं करता। मैंने एक रिलायंस और एक टाइटन, जब मैं मेरा करियर छोड़ा तो मैं टाइटन बेच के आया था। मैंने 200 टाइटन के शेयर 13,000 रुपए में बेच के बॉम्बे से आया था जयपुर। तो वो कैलकुलेट करूं और रिलायंस को कैलकुलेट करता हूं तो दिल बहुत दुखता आलोक जी, इसीलिए मत पूछिए ये सवाल। और मेरे को एक क्वेश्चन मेरे बेटे ने भी पूछा, इनफैक्ट वेरी फ्रैंकली आई वाज जस्ट डूइंग इन इवनिंग वॉक, हम लोग शाम को खाना खाने बाद मंदिर जाते हैं, तो मैं और मेरे बेटे, उसने मेरे को सेम सवाल ये लास्ट वीक पूछा है। तो आई डोंट नो आप किस तरीके से ये सवाल को इतना कोइंसिडेंटली इस टाइम पे पूछ रहे हैं, बट इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बहुत मूव्स इसके, हर चीज एकदम अंदर घुसी हुई है। ये अच्छा है जो आप कह रहे हैं, करीब करीब ऐसी कहानी मेरे पास भी है। एचडीएफसी के अलॉटमेंट के शेयर हमारे पिताजी के पास थे, और वो आपने अलॉटमेंट एट पार मिला था, लेकिन हम लोग उसका भाव देख देख कर उनको चमकाया करते थे कि ये रखे हुए इनका दाम बढ़ रहा है, इसको बेचेंगे नहीं तो फायदा क्या होगा। और हमने उनका वो 100 रुपए वाला शेयर एक बार 2800 रुपए में और एक बार 32 या 3500 रुपए में बिकवाया है, मैंने, मेरी माँ ने, सबने मिलकर। गनीमत यह है कि वो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, रख के रहते हैं, और उन्होंने उसके बावजूद उनके पास 20 शेयर बचे थे जो बाद में अब
कितने हो गए वो हिसाब जोड़ना मुश्किल है, लेकिन ऐसी अगर हमने वो न बिकवाए होते तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमने उनके साथ और अपने साथ क्या अन्याय किया बेवजह। पैसे की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं बेचना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी रिलायंस के जब पूछ रहे थे तो मैं ये चीज मैंने रेस की थी कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है और कोई बहुत ही मतलब बेटी की शादी करनी है तो मैं बोलूंगा रिलायंस अभी बेचो। अगर पैसे टाइम पे काम नहीं आए तो फिर वो इन्वेस्टमेंट क्या काम का। तो डिपेंड करता है व्हाट इज द नीड। एंड आप लोगों ने गजब कर दिया एचडीएफसी में, अगर शुरुआत से इन्वेस्टेड है, इतना लंबा इन्वेस्टेड रहने के लिए भी आपको बहुत संतुलित और हर तरीके से संतुलित होना पड़ता है इन लाइफ। ये मेरे पिताजी का संतुलन है, मेरा नहीं है। मैंने भी आपकी तरह मैंने टाइटन 100 रुपए पे बेचा है। अच्छा अच्छा। जब वो बहुत बाजार के बाद 100 रुपए पे आया तो मुझे लगा भी ये काफी हो गया, इसको बेच दिया जाए। तो जवानी में आदमी तरह तरह की उल्टी सीधी हरकतें करता है, लेकिन पिताजी हीरो होंडा भी उनको ओरिजिनल अलॉटमेंट में मिले थे तो वो भी उनके पास थे और वो अभी तक हैं, तो उसमें बहुत जबरदस्त रिटर्न है। तो ये तो बड़े शानदार कहानियां हैं, लेकिन अभी की चाल पे चलें जरा बाजार की। अब आज मैं कहीं देख रहा हूँ कोई कह रहा है कि साहब ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, कोई डाउनसाइड कैंडल बन गई है, तो टेक्निकल चार्ट देखने वाले कह रहे हैं। दूसरा, अमेरिका से खतरनाक खबर आई ही है, आपने देखी होगी। अमेरिका की जो जीडीपी ताजा आई है वो बहुत ही भयानक गिरावट के साथ आई है, और उसको देख के हमें लगता है कि हमारे यहाँ क्योंकि बहुत सारे आंकड़े रिलीज नहीं किए गए हैं इस बार, इस वजह से शायद वो दिख नहीं रहा है, लेकिन तकलीफ तो उससे कम यहाँ भी नहीं होने वाली है। ऐसे में बाजार आगे कहाँ जाता दिख रहा है। 6 हफ्ते के बाद उसने, लोग कह रहे हैं ब्रीदर लिया, ये ब्रीदर है या यहाँ से एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है? देखिए करेक्शन तो एक ड्यू था, मतलब इतना बड़ा आप मतलब एक राइज देखने के बाद मुझे लगता है कि एक बहुत हेल्दी होगा कि यहाँ पे एक टाइम करेक्शन हो। और मुझे ऐसा लगता है कि 11,300 पे जाके जब 2-3 बार अटकता है निफ्टी और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है और एफआईआईज भी थोड़ी बहुत वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं टाइम करेक्शन इज ओवर ड्यू। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स का महीना है, देखिए आप जुलाई में वैसे आते हैं ज्यादा रिजल्ट्स, अब अगस्त में आएंगे तो थोड़ी नर्वसनेस तो रहेगी, और बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आए हो ऐसा नहीं है, बट कुछ सेक्टर्स एचडीएफसी ट्विंस ने ठीक किया है, रिलायंस का कोई बहुत ज्यादा ओवर हार्टनिंग रिजल्ट ऐसा नहीं है। सो देखिए डरावा तो है, मार्केट को डरावा रहना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मार्च लास्ट वीक था या अप्रैल सेकेंड वीक थर्ड वीक से आप मान लीजिए कि कुछ मार्केट इस तरीके से चला कि हर चीज चलने लग गई थी, और पिछले कुछ दिनों में तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी हर स्टॉक चल रहे हैं। आपको बस नाम चाहिए, स्टोरी चाहिए, थोड़े बहुत फंडामेंटली बैक्ड कोई थोड़ी स्टोरी चाहिए और स्टॉक्स धड़ धड़ सर्किट लगा रहे हैं। तो वैसा अब मुझे लगता है कि वन हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस, वन हैज टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक। सेक्टर्स मतलब जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जैसे अगर आप फर्टिलाइजर्स की बात करें तो वहां पे रिजल्ट्स ओवरऑल बहुत अच्छे आए हैं। आप एफएमसीजी की बात करें वहां पे ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। आईटी ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सीमेंट वहां पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। सो अब क्या हो गया कि भारत और इंडिया, डी अर्बनाइज्ड इंडिया इज भारत, मतलब कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन जो है इंडिया का वो डी अर्बनाइज हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी चैनल चेक्स करते रहता हूं, कई लोगों से ऐसे फीडबैक आते हैं कि जो रूरल इंडिया में जो डिमांड आ रही है जबरदस्त, बिल्डिंग मटेरियल्स की हो या बाइक्स की हो, हर तरीके से, तो वो एक अलग इंडिया को आयाम देने वाला है। देखिए इंडिया और यूएस और बाकी सारी कंट्रीज में एक फर्क है कि इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। इंडिया हैज गॉट 2 कंट्रीज इन इटसेल्फ, एक भारत और एक इंडिया है। और जो भारत है उसका पावर अभी तक वर्ल्ड ने देखा नहीं है। बिलीव मी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी जिसका जीडीपी में बहुत छोटा रोल है, क्वांटिटी वाइज बहुत बड़ा है बट क्वालिटी वाइज और फिगर्स वाइज बहुत कम है, जो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जिस तरीके से फर्टिलाइजर्स की, क्रॉप प्रोटेक्शन की कंपनीज, एग्री केमिकल्स की कंपनियों की जो सेल्स बढ़ी है, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है। और जिस तरीके से आप एस्कॉर्ट्स के नंबर्स देखिए, क्या ट्रैक्टर की सेल्स है। तो ये जो लोग अर्बन इंडिया से जो बाहर गए हैं, अपने गांव में गए हैं, अपने फादर के साथ कहीं ना कहीं वो लोग काम करना शुरू किए हैं, तो वो नए रूप में नए स्टाइल से एग्रीकल्चर करेंगे। एंड बिलीव मी, इवन आई पर्सनली एम एक्सप्लोरिंग कि व्हाई नॉट आई शुड हैव सम एक्सपोजर इन एग्रीकल्चर, क्योंकि वाकई में बहुत जरूरी है। इस कोविड काल में सब लोग सीख गए कि एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा फोकस होने वाला है। तो इंडिया विल बी अ डिफरेंट स्टोरी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इंडिया। आई विल नॉट कंपेयर माई सेल्फ विद यूएस। ठीक है, वहां से पैसे आने होते हैं, वहां लिक्विडिटी छपेगी, यहाँ आएगा, बट
और लिक्विडिटी खूब छपने वाली है वहां पे, तो वो आएगा, तो इसीलिए बहुत बड़ा कोई मीनिंगफुल करेक्शन आ जाए ऐसा लगता नहीं है मुझे लगता है कि एक बार छोटा करेक्शन देगा फिर ऊपर आएगा मार्केट। तो यानी कि जो अमेरिका में पैसा छप रहा है वो आना हमारे ही मार्केट में है। आप एकदम सही बखूबी पकड़े, वर्ड को आपने पकड़ लिया। अमेरिका में जो छपेंगे वो आएंगे गोल्ड में, सिल्वर में, बेस मेटल्स में और इमर्जिंग इकोनॉमीज में, जहां पे उनको सीधा साधा वहां नोट 0% पे छप रहा और यहाँ पे 4-5% भी मिलता, तो वो लोग यही लगाते और यहाँ पे डिविडेंड डील्स अच्छी हो गई है, कुछ अच्छी कंपनियां सामने आ रही है, उनमें पैसा लगाएंगे वो लोग। जी, लेकिन आपने सोने का नाम ले दिया, मैं कंपनियों पे आता हूं, उससे पहले सोने को लेके बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं और वहां भी अनेक लोगों को ये लग रहा है कि साहब बस मिस हो गई, ये तो हम लोगों ने खरीद लिया होता तो क्या मजा आ गया होता, कहाँ चक्कर में पड़े रहे। अब हर आदमी, लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं कि भाई कुछ सोना खरीद लें क्या, क्या ये वक्त है सोना खरीदने का, या अभी बाजार में सोने से बड़े हीरे पड़े हैं? आलोक जी, मुझे कैसा लग रहा मालूम है, जैसे हम कई बार वो जॉब्स के लिए जो आते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं ना, वो बच्चा जैसे कोई नई बात बोलता है उस पे हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने सोना और बेस मेटल्स और चांदी का नाम लिया, सीधे सोने पे आ गए। शुरुआत में रिलायंस से, फिर मार्केट्स पे, फिर एचडीएफसी की स्टोरी, फिर उसके बाद मतलब, और अब आप सोने पे आ गए हैं। बट सोने पे सुहागा है, सोना हमेशा मैं ट्रैक करता हूँ, इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई वुड लव टू आंसर दिस क्वेश्चन। सोना और चांदी एक्चुअली में देखिए जिस तरीके से ये बढ़े हैं, इस बार रीजन दूसरा है। रीजन ये है कि एक तो 8-10 साल के बाद की तेजी है, तो हर बार देखिएगा एक हर एसेट क्लास का एक रिटर्न होता है, वो रिटर्न को मैच करता है। वो 10 साल में, 12 साल में गोल्ड और सिल्वर 8-9% की कैगर में रहते हैं हमेशा। एफडी और पीपीएफ है, उसका कैगर अलग होता है। निफ्टी और सेंसेक्स का कैगर 15-16 का है, तो एक कैगर होता है सबका, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो वो कोई आगे चलता है, कोई पीछे चलता है। और सोने चांदी की अगर बात करें तो सोने में एक सेफ हेवन अपील तो है ही है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल अपील है। और जिस तरीके से कोविड काल में एक लोगों को डर लगने लगा, और इवन मी माई सेल्फ हैज चेंज, मैं हमेशा बोलता हूं कि लोगों को पैसा गॉड में लगाना चाहिए। गॉड का मतलब जी फॉर गोल्ड, ओ फॉर ऑनलाइन, मतलब डेवलप योरसेल्फ ऑन ऑनलाइन एंड इन्वेस्ट इन ऑनलाइन कंपनीज, एंड डी फॉर डिपॉजिट्स और डिविडेंड ओरिएंटेड कंपनीज। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड को लोग बाग एक अच्छा जो 5% 10% एक वेटेज देते थे अपने पोर्टफोलियो में, वो शायद अब 15% 20% तक जाने लग जाए। सो दैट हैज ब्रॉट अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट डिमांड इन द वर्ल्ड ओवर। मतलब ईटीएफ, ये आप कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा होने की संभावना दिख रही है? ऐसा होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि लोग देखिए हर थोड़े थोड़े दिनों में, आप 2008 में कोई क्राइसिस आई, 2011 में कुछ आ जाता है, फिर डीमोन आया, फिर ये आ रहा है, हर दिन कोई ना कोई बड़ी क्राइसिस आती है। फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, फिर चाइना यूएस, हो सकता है एक बार कोविड से उठ के आएंगे तो फिर नया ट्रेड वॉर चालू हो जाएगा। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जितनी उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, उस हिसाब से गोल्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। और गोल्ड जब इतना बढ़ता है तो गोल्ड और सिल्वर का एक रेशियो होता है जो कि वन ऑफ द वर्स्ट था इन लास्ट 100 ईयर्स, कि गोल्ड और सिल्वर की एकदम रेशियो बराबर हो गए। मतलब जो जनरली 55-60 रहता है टाइम्स गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो, वो 100 टाइम्स हो गया। और धीरे धीरे देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आ रही है, द होल इन्वेस्टमेंट इज गेटिंग वेरी वेरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। एंड इंडिया में जो एक कच्चे में जाता था और ये जाता था, वो सारी चीजें अब पेपर गोल्ड में आने वाला है, ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इवन म्यूचुअल फंड्स हैव स्टार्टेड, यू नो, उनका एक कमोडिटी फंड्स आने लगा है। और ये लोग का इक्विटी मल्टी एसेट क्लास फंड्स वो लोग लाने लग गए कि आप इक्विटी भी हम देंगे आपको, कमोडिटी भी देंगे, सब एक ही फंड में दे देंगे, डेट भी देंगे। सो ऑल दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स आर क्रिएटिंग अ डिमांड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा और रुका हुआ है, धीरे धीरे मैरिज की डिमांड आएगी और फिर लोग बाग जो इन्वेस्ट करने लगेंगे, क्योंकि एक भाव जब बढ़ता है तो वो धीरे धीरे नीचे आता है, डाइजेस्ट होता है, कंसोलिडेशन होता है, फिर उसके बाद लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं और फिर उस लेवल पे फिर इन्वेस्ट करते हैं। सो आई फील कि बहुत बड़ी मद्दी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। गोल्ड शुड होल्ड ऑल दीज लेवल्स, और मुझे ऐसा लगता है गोल्ड यहाँ से और भी तेजी के लिए बना हुआ है, और सिल्वर भी। जी, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में आपको तेजी दिख रही है, लेकिन बाजार का हाल क्या है? वन मोर थिंग, सॉरी आलोक जी, आई इंटरप्टेड। इवन मुझे बेस मेटल्स में एक अलग टाइप की तेजी दिख रही है, इवन फेरस मेटल्स में दिख रही है, क्योंकि मुझे याद है 2008 के बाद जब क्राइसिस हुई और जब ये लिक्विडिटी और जो क्वांटिटेटिव ईजिंग आती है, ये सबसे पहले पार्क इन्हीं टाइप के एसेट क्लासेस में होते हैं। फिर वो धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं, फिर वो लोग प्रोपोर्शंस बनाते रहते हैं, फिर वो इमर्जिंग मार्केट्स हो या डेट्स हो या इक्विटीज हो, रिस्की एसेट्स, बट सबसे पहले मेटल्स में आते हैं। और जब शुरुआत हो रही है
पूरी दुनिया की रीस्टार्ट हुआ है, बटन दबा है, तो मुझे लगता है कि ये इवन फेरस मेटल्स भी सिल्वर गोल्ड के बाद इनका भी एक रेशियो होता है सिल्वर गोल्ड के साथ, जैसे कॉपर इज 65% कोरिलेटेड, तो इन सब में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तेजी बन सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जी, ये थोड़ा आपने कॉम्प्लेक्स बात बता दी, लेकिन इसके साथ एक बहुत जरूरी बात है जो मैं देखने वालों को बता रहा हूँ कि ये जो बात हो रही है कि स्टॉक मार्केट, सोना चांदी, बेस मेटल, फेरस मेटल, इनके साथ ये ध्यान रखिएगा कि इनमें जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो इस धंधे को समझते हैं या किसी बहुत अच्छे सलाहकार के साथ जाते हैं तब इन्वेस्ट करते हैं। किसी जल्दबाजी में, किसी अधपकी सलाह के चक्कर में वहां मत कूद पड़िएगा, ये मैं सलाह जरूर दूंगा। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं कि मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपको सलाह नहीं देता हूं। मैं संदीप जैन से जो बात कर रहा हूं ये अपने समझने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, और जो लोग ज्ञान बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं उनको दिखाने बताने के लिए करता हूं। ये हम लोग सलाह नहीं दे रहे हैं यहाँ। इसके आधार पर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। आपको अगर संदीप जैन की सलाह लेनी है और इनको जिम्मेदार बनाना है, उसके लिए आपको इनका क्लाइंट बनना पड़ेगा। आप इनकी वेबसाइट पे ढूंढिए कैसे आप इनके क्लाइंट बन सकते हैं, तब आप इनका गला पकड़िएगा अगर ये गलत सलाह दें तो। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें कुछ भी हम लोग आमतौर पे कोशिश करते हैं हम सही बात करें, हम किसी को फंसाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। आलोक जी, मैं थोड़ा सा मैंने जब बात कर रहा था तो मैंने जिक्र किया था और अब वापस से री एम्फेसाइज कर रहा हूं इस बात को कि आजकल मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स आने लगे हैं जिसमें वो लोग इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेट्स में भी करते हैं और इवन कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट करने लग गए हैं। तो मैं अभी नाम लेना नहीं चाहूंगा उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का या एएमसी का, बट ऐसे फंड्स अवेलेबल है, ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। सो one must or one should explore these options also to get equities. अगर आप ऐसे नाम लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है संदीप जी, नाम अगर आपको कोई लगता है मैं थोड़ा मैं पर्सनली अवॉइड कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं कई बार जैसे नाम मुझे कोई ठीक लगता है तो मैं बोलता हूँ कि भाई नाम ये मेरे, और आमतौर पे मैं ये बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे सारे एएमसीज इस चीज पे बहुत एग्रेसिवली लगने वाले हैं और सारे लोग कमोडिटीज के फंड्स धीरे धीरे लॉन्च कर रहे हैं। मतलब ये ढूंढना, और मेरा ख्याल ये बेहतर रास्ता है। जो काम आप नहीं समझते हैं उसको एक्सपर्ट्स के भरोसे छोड़ दें। बहुत डिफिकल्ट है सर, इक्विटीज फिर भी थोड़ा सा पुराना हो गया, लोग समझते हैं। कमोडिटीज इज नॉट दैट इजी, कि कमोडिटीज में अभी भी कैश मार्केट नहीं है, डिलीवरी मार्केट नहीं है, इट्स अ फ्यूचर्स मार्केट। और उसमें आप लोगों को, नए लोगों को समझना चाहिए कि वहाँ कितना बड़ा खतरा है। उसके लिए आप संदीप जी से एक उदाहरण सुन सकते हैं। अभी पिछले दिनों जब ऑयल फ्यूचर हुआ था तो लोग किस तरह फंसे थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई चीज माइनस में जाके कट सकती है, वहां ब्रोकर्स, हमारे जैसे ब्रोकर्स फंस गए। हमने इतने सालों में कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होता है। और जो क्लाइंट्स फंसे थे वो भी आप समझ लीजिए कि बहुत धुरंधर ही क्लाइंट्स थे, बहुत बड़े ट्रेडर्स थे। सारे इंडिया के 140 टॉप रिटेल ब्रोकिंग फर्म्स सब फंसे हैं, उनके सारे क्लाइंट्स फंसे हैं। सो इट इज नॉट दैट सिंपल, बट यस, कमोडिटीज में बिग अपॉर्चुनिटीज है। सो दीज म्यूचुअल फंड्स, और आप लोग हाजिर में करिए, गोल्ड सिल्वर लेके रख लिए, पेपर गोल्ड है, आप गोल्ड ईटीएफ्स में लगाइए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, इनमें इन्वेस्ट कीजिए। तो बहुत सारे रास्ते हैं करने के। अब संदीप जी एक दो स्टॉक्स आपसे अगर मिल जाएं, दो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कई दिनों से लोग पूछ रहे हैं। पहला तो यस बैंक का क्या करें, एफपीओ के बाद वो 12 के नीचे आ गया है, और इसमें एक तो लोग कह रहे हैं भाई क्या अपॉर्चुनिटी है, कुछ कह रहे हैं 5 रुपए का हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं यहाँ से नीचे कहाँ जा सकता है। लेकिन जिस बेचारे ने 300 में खरीद रखा है उसके लिए तो अब न इधर का न उधर का, इधर कुआं उधर खाई, करे तो क्या करे। यस बैंक में कोई कुछ आपको संभावना दिखती है, सोचना चाहिए किसी इन्वेस्टर को उसके बारे में, अलावा उसके जिन्होंने होल्ड कर रखा है? देखिए मैं यस बैंक में सलाह ये दूंगा कि जिन्होंने ऊपर लिया, देखिए उनके लिए तो वो रिटर्न ऑफ हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अब इस उम्मीद में बैठे कि वापस से वो भाव आ जाए। बट ठीक है, कुछ डेवलपमेंट्स बहुत पॉजिटिव हुए हैं कंपनी के साथ, नया मैनेजमेंट है, बहुत सारे बड़े एंकर इन्वेस्टर्स ने कॉन्फिडेंस दिखाया, काफी सारी जो बड़ी नामचीनी बैंक्स है उन्होंने अपने स्टेक्स लिए, तो ये सब चीजें पॉजिटिव हुई है। बट दैट डज नॉट मीन कि थिंग्स विल गेट बेटर। देखिए एसेट क्वालिटी, इंटरनल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें एक अलग वो चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईपीओ में जिन्होंने लगाया, मैं 2-3 तरीके से सवाल का जवाब दूंगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, देखिए उनको तो ये मान लेना चाहिए कि अब ये नया शेयर है और नए तरीके से बढ़ेगा,
300 तक पहुंचने के लिए बहुत 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 नई चीजें होनी पड़ेगी, बहुत जबरदस्त चेंजेस इंडियन इकोनॉमी में आना पड़ेगा, इंडियन मार्केट्स में भी आना पड़ेगा। और वो अगर आएगा भी तो ये जो बड़ी बैंक्स है, HDFCs ऑफ द वर्ल्ड एंड ICICI बैंक एंड कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये चार, और इवन SBI एंड BOB, ये बहुत बड़े बैंक्स है। और मुझे ऐसा लगता है इस कोविड काल में जो HDFC बैंक और ICICI बैंक को एज मिला है, दैट इज अनबीटेबल। और कोटक महिंद्रा बैंक, ये लोग, क्योंकि कई जो छोटी छोटी बैंक्स है उनसे डिपॉजिट्स निकल के इनके पास काफी अट्रैक्ट हुए हैं। सो इट विल नॉट दैट बी सिंपल फॉर ऑल द बैंक्स टू रिकवर द वे दे हैव रिकवर्ड इन द पास्ट। बहुत टाइम लगेगा अभी, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डिफरेंट हो गया है, लोगों की कंफर्ट लेवल्स में बहुत डिफरेंसेस आए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि यस बैंक में कहीं ना कहीं बस एक होल्ड करके रख सकते हैं जो आईपीओ में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आईपीओ में मैंने भी राय दी थी कि आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन्स के लिए, ये जो एफपीओ आया अभी, जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, मतलब जिसने 12 रुपए में लिया है वो होल्ड करके रख सकता है, वो एक बार होल्ड करके रखे। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ऊपर आना चाहिए और 5-6 रुपया 7 रुपया नीचे भी आए, बट इन लेवल्स पे ऐसा लगता है। और हम लोगों ने देखिए वेरी फ्रैंकली कहीं ना कहीं एक ये समझ लीजिए कि एक सिस्टमेटिक काम करवाया था कि जिनके पास आईपीओ का माल नहीं आया, आईपीओ का माल क्या है, जैसे आपके थर्सडे को पता चल गया था कि आपके इतना माल आने वाला है क्योंकि कंफर्म्ड अलॉटमेंट था, तो हम लोगों ने वेडनेसडे की रात को, और हमने थर्सडे को वो बिकवा दिया, और मंडे तक डिलीवरी देनी होती है, और फ्राइडे शाम को या मंडे मॉर्निंग को वो अकाउंट में क्रेडिट हो गया और मंडे को वो डिलीवरी में चला गया। सो इतना सिस्टमेटिक काम था और उसमें लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। उसमें लोगों ने एज हाई एज 40,000 रुपीज लोगों के 2 लाख रुपए पे बने आलोक जी। सो इट इज अबाउट एट टाइम्स, कई बार आर्बिट्राज गेन्स होते हैं, एट टाइम्स सिस्टमेटिक बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ा सा वो होने पे होता है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि आईपीओ के बाद ये ओएफएस के ये एफपीओ के बाद ये ऊपर नहीं गया, 12 रुपए से थोड़ा बहुत ऊपर गया है, तो निकलने का तो मौका दिया है, बहुत वॉल्यूम्स थे, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है एक बार और फिर से उछाल छोटी मोटी दे तो निकल के आप प्रॉफिट को घर ले जाएं। ज्यादा समझदारी उसमें, क्योंकि मैं ज्यादा आजकल विश्वास आलोक जी डेटा पे करने लगा हूं, मैं होप प्ले बहुत कम करने लगा हूं, क्योंकि मुझे जब सारी कंपनियां सस्ती मिल रही है, मुझे दूसरी बैंक जब अच्छी बैंक मैं यही आना चाहता था कि जब आप कह रहे हैं जब बाकी अच्छी दिख रही हैं, बहुत लोगों ने कहा कि भाई जब 30-35 रुपए पे भी लोग पूछते थे यस बैंक में, यस बैंक खरीद लें क्या, आज 12 पे भी पूछ रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि आप ऐसी जगह क्यों जाना चाहते हैं जिसके बारे में आपके खुद के मन में 50 सवाल हैं। तो दूसरे बैंक है, जैसे अभी मेरे उदाहरण के लिए मैं पूछना चाहता हूं नाम लेकर, IDFC फर्स्ट बैंक है, RBL बैंक है, कोटक है, HDFC बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो अगर आदमी बैंकिंग में ही पैसा लगाने का तय किया हुआ है, उसने ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो उसे कहां जाना चाहिए और क्यों? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बात बोलूंगा कि IDFC फर्स्ट और जो RBL बैंक आपने नीचे के लेवल्स पे 2 बैंक बोले, उनको मैं ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक और SBI से बिल्कुल अलग कैटेगराइज करूंगा। अभी PSU बैंक्स में भी मुझे सारी बैंक्स अच्छी नहीं लगती है, मैं BOB और SBI के साथ कंफर्टेबल हूं। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जाएंगे तो पहले मैं फिर भी छोटी बैंक्स रेकमेंड कर देता था, जैसे कि DCB कर दिया या हम थोड़ा और देखते थे, बट अब क्लियरली मुझे ऐसा लगता है पोस्ट कोविड, पोस्ट मोराटोरियम, इट विल नॉट दैट बी इजी कि हर बैंक बहुत जल्दी रिकवर हो जाए। ठीक है, RBI कई चीजें लाएंगी और रेगुलेटर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बहुत कंसर्न्ड है इन सब की हेल्थ के लिए और इन बैंक्स के लिए। और जिस तरीके से यस बैंक का इंडियन गवर्नमेंट ने या RBI ने जो हैंडल किया मैटर को, इट इज एक्चुअली वेरी कमेंडेबल। मैं ये बोलूंगा कि बहुत सिस्टमैटिकली एक बैंक को उड़ने नहीं दिया और दूसरी बड़ी बैंक्स आके एक बैंक को संभाल लिया, तो इंडिया की जो बैंकिंग सिस्टम है उसके ऊपर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं एटलीस्ट बहुत कॉन्फिडेंट हो गया हूं कि जो बड़ी बैंक्स है वो बहुत अच्छा करेंगी। ICICI बैंक, SBI फिर भी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क छोटा सा लगाऊंगा कि कॉमा लगा दूंगा या क्वेश्चन मार्क नहीं, तो क्योंकि बैंक्स है तो PSU बैंक में थोड़ा सा कंफर्ट कम आता, बट जो ICICI बैंक और HDFC बैंक है दे आर फैंटास्टिक। कोटक महिंद्रा बैंक वो करेंगी, एक्सिस को चौथे नंबर पे दूंगा। बाकी मैं छोटी बैंक्स में मैं नया निवेश की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, जिन्होंने ले रखा है वो एग्जिट करके कोशिश करें कि इन बड़ी बैंक्स में स्विच कर जाए। ओके, तो मतलब आपका बेसिक सूत्र ये है कि बड़े से बड़े बैंक में रहें। बिल्कुल रहेंगे और क्यों, और मुनाफा तो करीब करीब सबको ही होना है। लेकिन जो एक आपका तो मिड कैप का एक्सपर्टीज है आपका, तो
बैंकों में छोटा बैंक ज्यादा बड़ा होगा, माना है, किसी भी धंधे में माना जाता है जो छोटा है उसके साथ बड़े होने की गुंजाइश है, जो बड़ा है वहां से वो कितना बड़ा होगा, वो मल्टीबैगर कैसे बनेगा? नहीं नहीं, देखिए ये भ्रम मेरे भी था, और मैं ये भ्रम मेरे भी था, और मैं भी इस सोच में गलत रहा हूं कि बड़ी बैंक और बड़ी नहीं बन सकती है। आप देखिए एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड कमाल की कंपनीज है, कमाल कर दिया इन्होंने। ऐसे कोविड काल में, ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में भी 20-20% की ग्रोथ देते हैं, और आप इतना सिंपल रिजल्ट होता है इनका, बाकी बैंकों के तो रिजल्ट ही समझ में नहीं आते हैं। आप बड़े एनालिस्ट हो तो समझ नहीं पाते, इवन आईसीआईसीआई बैंक के साथ बात करूं, बट एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों ने एक अलग सी पेडिग्री अपनी बना ली है, अलग सी पहचान बनाई है। तो हम क्यों दिमाग लगाए? और 20% सर, 26% अगर कोई कंपनी रिटर्न देती है हर साल, तो नहीं, 10 मैंने नया जोड़ा है संदीप जी, 30% CAGR आ रहा है एचडीएफसी हाँ, बैंक। 30 है, 20 है, इस बार 20 आया, बट 25-30% का रिटर्न। हाँ, आप 30% का सीएजीआर आप रिटर्न्स में बोल रहे हो, मैं नंबर्स की ग्रोथ की बात कर रहा हूं आलोक जी। ग्रोथ यहाँ बता। बट आप ये देखिए 26% की अगर ग्रोथ आती है, 10 साल में पैसा 10 गुना हो जाता है। ये नॉर्मल थंब रूल है जो कि लोगों को समझना चाहिए। और मैं वाकई में बता रहा हूं कि एचडीएफसी में अगर कोई इन्वेस्टेड रहता, हम मिड कैप और स्मॉल कैप और ये कई बार देखते हैं, दूसरे सेक्टर्स में देखें, मगर इन सेक्टर्स में नहीं देखे जहां पे एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट है ग्रोथ लाना। और यहां पे लीडरशिप रियली मैटर्स, क्योंकि पैसे का काम है, कोई प्रोडक्ट नहीं है कि खाया और कंज्यूम हो गया और खत्म हो गया। यहाँ पैसा आपका कंटिन्यूस। मैं भी अगर बैंक अकाउंट और एफडी लेनी है तो मैं, हो सकता है कि बड़े बैंकों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होगा रादर देन पुटिंग इट समवेयर एल्स। ओके, अच्छा, ऐसा एक जो ये कंपनी अभी आपने नाम भी लिया, आईटीसी रिकमेंड करेंगे। आईटीसी को लेके बहुत सवाल आ रहे हैं कि भाई क्या हो गया, हो क्या गया है? दुनिया भर में सिगरेट की कंपनियां चलती हैं, यहाँ इस कंपनी में कुछ गड़बड़ हुई है क्या मैनेजमेंट चेंज होने के बाद, जब से वो देवेश्वर जी गए हैं, संजीव पुरी आए हैं, और यहाँ से आगे का भविष्य क्या दिख रहा है? देखिए आईटीसी के साथ एक प्रॉब्लम रही है जो इंडिया में, एक तो रेगुलेटरी इश्यूज, रेगुलेटर्स का एक हमेशा वो तलवार लटकी हुई है, एक्साइज ड्यूटी और ये सब को लेकर, और टैक्सेस और ये सब को लेकर। दूसरा, कई अभी ऐसे फंड्स आ गए जो सिन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कि सिन प्रोडक्ट सिगरेट है। और तीसरा एक ऐसा हो गया है कि इनके सिगरेट का जो व्यापार से जो पैसा बनता है, वो दूसरे जो सेगमेंट्स है, भले वो होटल्स हो और ये जो दूसरे सेगमेंट्स है, इनको कहीं ना कहीं वो क्रॉस सब्सिडाइज कर रहा है। वो एक माहौल बना हुआ है। बट एक चीज मैं बता देता हूं, रिलायंस 8 साल, आपको याद हो, मतलब ऐसा ऐसा परेशान हो गए थे इन्वेस्टर्स के, रिलायंस चलता ही नहीं है, क्या बात है। हर कंपनी का एक ऐसा फेज आता है जब वो एक बहुत जबरदस्त इन्वेस्टिंग और एक ट्रांजिशन फेज में रहता है, जब वो बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा होता है, तो उसको आने में और शेप लेने में टाइम लगता है। तो शायद वो आईटीसी का वो समय चल रहा है, एंड आई एम वेरी बुलिश अबाउट आईटीसी कि वो ये लोग। एचयूएल भी जो ये इधर उसमें चाल आई है, इसके पहले आपको याद हो तो एचयूएल ने भी 7-8 साल ऐसे ही दिखाया था, वो 300 रुपए पर चिपका था। एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग अप टू दैट। आप बिलीव नहीं करेंगे आलोक जी, मैं एचयूएल में मेरी समर ट्रेनिंग किया था 6 साल, 6 महीने सॉरी, व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए। तो लास्ट सेमेस्टर में हम लोग अलाउड होते थे कि आप समर ट्रेनिंग कर लीजिए, कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, 1-2 लेक्चर होते थे पूरे हफ्ते में 5। तो आई यूटिलाइज दैट टाइम। बिलीव मी, उसके बाद मैंने 4 साल बाद कोई मुझे बताता, बिकॉज आई स्टॉप ट्रैकिंग इक्विटी मार्केट्स, इतना एक मेरे लॉस लगा कि मैं डर के मार्केट से निकल गया 98 से 2002-3 तक। और सामने वाले ने मुझे जब बोला कि एचयूएल के प्रॉफिट्स ये हैं, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी ग्रोथ, क्योंकि ये लोग कंपनियां कंसिस्टेंट ग्रोथ देती है, भले इनके भाव में नहीं दिखता हो कई बार। और ये आपने जो बोला 8 साल 10 साल, और उसके बाद जब चलती है तो फिर वो गजब चलती है। और वैसा ही आईटीसी के साथ भी होगा। आप 20 के पी मल्टीपल के नीचे चलने वाली कोई कंपनी डिविडेंड डील इतनी बेहतरीन दे रही है, डिविडेंड पॉलिसी को चेंज कर दिया, और सिगरेट लॉकडाउन में ठीक है नहीं हुआ, डाउनसाइड रिस्क जहां लगती नहीं है, और दूसरे बिजनेसेस एफएमसीजी में इनका टॉप लाइन का कंपोनेंट कंपोजिशन बढ़ते जा रहा है। सो आई थिंक थिंग्स विल नॉट बी द सेम, और बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स बनाती है कंपनी। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, आई एम वेरी बुलिश, एंड आई लव टू बी रॉन्ग इन दिस स्टॉक। ये बहुत बढ़िया बात है, आई लव टू बी रॉन्ग। मैं फिर से एक बार देखिए डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये जो संदीप जी ने कहा, मेरा खुद एचयूएल में मैं परेशान होकर मैंने भी बेच दिया था, ये भी किसी काम का नहीं है। अब फिर वो भी एक पछताने वाली कहानी मेरे पास है, हालांकि मेरे पास अच्छी कहानियां भी हैं। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों में मैं इन्वेस्टेड हूँ, ये मेरे लिए
और इधर हाल में तो मैंने सब कुछ बेचा हुआ है, ये भी मैं अपने दर्शकों को बता चुका हूँ कि मैंने कुछ समय पहले अपना लगभग पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया है, और मुझे डर है कि गिरावट आने वाली है। नहीं आएगी तब भी धीरे धीरे खरीदता चलूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सिप करता हूँ। लेकिन अगर आ गई तो उस समय फिर मौका मिलेगा मुझे, तो मैं उस मौके को चूकना नहीं चाहता हूँ। तो ये एक है। लेकिन कुछ लोग सरकारी कंपनियों के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे BHEL है, कोल इंडिया है, इन पर क्या व्यू है आपकी? क्या PSU को लेकर कोई एक व्यू आप रखते हैं, या PSU में कुछ कंपनियां हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए, कुछ पर नहीं रखनी चाहिए? मानना पड़ेगा, गजब सवाल पूछ लिया। और एक्चुअली में आपको ऐसा लगता है कि नर्व्स पूरी पता है, और यही टाइप के सवाल, मैं जैसे ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूँ एंड आई लव आंसरिंग टू ऑल माय फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स, और खूब कॉल्स रिसीव करता हूँ। और अभी आप समझ लीजिए कि इंटरव्यू के पहले भी आई वाज रिसीविंग कॉल्स, बिकॉज सैटरडे है तो थोड़ा सा मैं आई ट्राई टू हेल्प पीपल। एक चीज बहुत बढ़िया आपने पूछी है, PSUs। और आप देखिए पिछले 10 साल में अगर कोई सेक्टर मेजर अंडर परफॉर्मर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टॉक, दैट इज PSUs। एंड रीजन बीइंग, मतलब कुछ तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं देखिए, वो भले ही वो कंपनी स्ट्रक्चर में हो, बट वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटलाइज्ड है, वो एक सरकार का एक डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है। उनको ठीक है, ऑर्डर बुक उनकी स्ट्रांग रहती है, सरकार से काम मिलता है, सब कुछ है, बट इतना इजी नहीं है उन लोग के लिए। वहां पे जो उनके MDs आते हैं, वो लोग आज है 2 साल बाद जाने वाला है, बट एक कोई दूसरी कंपनी होती है, वहां पे कंसिस्टेंट मैनेजमेंट रहता है। So I think it will not that be easy to make money in PSUs। और जहां पे इतना डिविडेंड देते हैं वो लोग, और इतने कई बार डेट्स होते हैं बुक्स में। आप भेल की बात करें, भेल 2007-8 में ऑर्डर बुक पे उसकी वैल्यूएशन थी, लोग L&T के साथ कंपेयर करते थे, बट उनका एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। एंड बिलीव मी, एग्जीक्यूशन इज अ बिग इश्यू। कंपनीज और इन्वेस्टर्स, और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, FIIs होते हैं, वो लोग एग्जीक्यूशन को देखते हैं, वो लोग ये नहीं देखते कि उसके पास कितने एसेट्स हैं। मैं जैसे गलत पड़ा हूं, मैं RCF कई सालों से कई बार लोगों को रेकमेंड किया कि चेंबूर में इतना बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग है, बहुत लोग करते हैं। मुझे लगता है RCF हर 6 महीने में एक बार सर्कुलेशन में आता है। हाँ, बट RCF में, चलो RCF तो फिर भी क्या कि खाली लैंड स्टोरी नहीं है, उनके साथ एक फर्टिलाइजर की इस बार स्टोरी है। 23 रुपए 25 रुपए नीचे आए थे, तो हमने 30 रुपए पे खूब दिलाया लोगों को वापस से कि एवरेजिंग करने का मौका मिले। और आज 50 रुपए पे रेजिस्टेंस है। टेक्निकली ये 50 रुपए निकलेगा तो एक बार में 60 रुपए भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फर्टिलाइजर का धंधा, और जबरदस्त क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। सो व्हाट आई सी इज, आपको डेटा देखना है, सप्लाई ऑफ पेपर देखना कि जहां नहीं हो। आज PSU में सबसे बड़ी तलवार जो लटकी हुई रहती है, दैट इज सप्लाई ऑफ पेपर। गवर्नमेंट की जो स्टेक है वो डाइल्यूट होती है। जब चाहे सरकार अनाउंस कर देती है कि मैं डिसइन्वेस्टमेंट करने वाला हूं, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी तलवार है फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। आप देखिए ना किस तरीके से आप एक न्यूज देते हो और वो FNO में वो स्टॉक हो, धड़ 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 सेलर सर्किट लग जाता है। आज कोल इंडिया क्यों नहीं चल रहा है? एक तो PSUs इसीलिए FIIs के डार्लिंग्स नहीं है। PSUs किनके डार्लिंग्स है? जो भारत के इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिया के हम पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग को बहुत वैल्यू दिखती है। कुछ नहीं तो चलो इसमें पैसा पार्क कर दो, डिविडेंड आ जाएगा। और वैसे देखा जाए तो डिविडेंड इज अ गुड कंपोनेंट। अगर आप PSU को करते हो तो कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड, जिसको हम टोटल रिटर्न बोलते हैं, आप टोटल रिटर्न के एस्पेक्ट पे कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो रिटर्न्स नहीं देते हैं, बट लोग उस चीज को नहीं देखते। डिविडेंड तो भूल जाते हैं, बट उसको आप FD की तरह मानिए कि ये 5-7%, 8% डिविडेंड कई कंपनियां दे रही है, तो उसको आप कैलकुलेट करते हो और भाव नहीं टूटता, तो यू शुड बी हैप्पी अ लॉट, बिकॉज टैक्स फ्री इनकम आ रही है। जी, तो ये तो हो गया PSU का मामला। लेकिन क्या उनमें कोई जैसे कोल इंडिया का नाम लिया आपने, या भेल है, उन कंपनियों के सामने कोई पीयर देखते हैं प्राइवेट सेक्टर में, वहां जाना चाहिए? या अभी जो कंपनियां आ रही हैं, BPCL प्राइवेटाइज होने की बात है, शिपिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेटाइज होगा, तो जो प्राइवेटाइजेशन कैंडिडेट हो जाते हैं उनको फिर एक अलग नजर से देखना चाहिए, या हो जाए उसके बाद सोचना चाहिए? नहीं, अलग नजर से देखना चाहिए आलोक जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे BPCL, मुझे समहाउ ये कंपनी, अगर आप सारी OMCs की बात करें, बहुत अच्छी लगती है। और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जहां हो रहा है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी चीज है, जो कि अपने आप में मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग होता है। आज BPCL की अगर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगा तो अच्छे खासे ऊपर के भाव पे होगा, बट अभी जरूर से टूटा है। बट हम लोग इसमें एक रिवर्स स्ट्रेटेजी भी देते हैं। हम लोग, हमारे जैसे जो लोग टच में रहते हैं, या फॉलोअर्स है, या फ्रेंड्स है, या रिलेटिव्स, या क्लाइंट्स है, उनको हम लोग पुट बिकवा रहे हैं कि कोई बात नहीं है,
आप पुट राइटिंग कीजिए, जो कि ऑप्शंस का अगेन अ वेरी रिस्की स्ट्रेटेजी, कैविएट एंड डिस्क्लेमर कि ऑप्शंस में बिना आप सीखे समझे नहीं घुसिएगा। मैं जस्ट एक आइडिया के लिए दे रहा हूं कि हम लोग 380 की 390 की पुट बिकवा देते हैं, जहां पे एक ब्याज की इनकम होती है और वो मिलता है। तो वो ऐसे ही आप 400 रुपए पे 380 के लेवल्स पे आता है, तो मेरे हिसाब से बीपीसीएल कैन बी अ गुड बाय। और ऐसा नहीं कि कैंसिल हो गया, इट इज जस्ट गेटिंग पोस्टपोन्ड एंड पोस्टपोन्ड बहुत सारे रीजन। आप देखिए आज लॉकडाउन है, अनलॉकिंग हो रही है, लोग मिल नहीं पा रहे हैं, और आज कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता तो आप फेस टू फेस मिलना चाहेंगे, आप ऐसे वेबिनार या आप एक नॉर्मल जूम की मीटिंग पे या ऑनलाइन मीटिंग पे ये डील स्ट्रक्चर्ड और फाइनलाइज नहीं होती है, आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। तो आई थिंक दैट इज अ वैलिड रीजन, और थोड़ा पोस्टपोन हो रहा है। बट यस, कॉनकोर है, बीपीसीएल है, शिपिंग कॉर्पोरेशन है, दीज आर, एंड यहाँ पे जो इनके पुराने एसेट्स है, यहाँ पे इन एसेट्स का मायने होता है, और ये चीज सर्टेनली आपको फायदे में लेना चाहिए। जी, बस एक चीज और पूछूंगा आपसे कि ये निफ्टी का पी, निफ्टी मिड कैप का पी, इस पे सवाल आ रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि साहब वो निफ्टी 30 के पी पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी मिड कैप 79 के पी पे चला गया है, निफ्टी लार्ज और मिड कैप का पी 44 हो गया है। ये वैल्यूएशन आपको चिंता में नहीं डाल रहे हैं? डालते हैं सर्टेनली। देखिए थोड़ा तो इन चीजों को देखना ही पड़ता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगेन मैं क्वालिटी, एक्चुअली क्या होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आलोक जी, ये ऐसे नहीं होता कि हम ये चीज देखें वो चीज देखें, देखना सब है, बट हम आप निकल तो नहीं सकते। आप जैसे एचडीएफसी लिमिटेड आप थोड़ी निकलोगे, आप एचडीएफसी बैंक से ऐसे नहीं निकलोगे। तो हमें क्या करना है, हमें हमारा काम करना है। होप और मार्केट ये एक अलग चीज है, प्रेडिक्शन एक अलग चीज है। ये ग्लोबल बातें करना बहुत अच्छा लगता है, टीवी पे आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, बात करके आप एक्सपर्टीज और फिर वाहवाही ले लो कि देखो मैंने बोला था उस दिन ये टूटेगा। मैं इस चीज में बिल्कुल भरोसा नहीं करता। बिलीव मी आलोक जी, आई एम द वर्स्ट पर्सन एंड वन ऑफ द वर्स्ट एनालिस्ट कि आप बोलो कि मार्केट किस लेवल से किस लेवल तक नीचे आ जाए, नहीं बता सकता। और मैं बताने की ऐसा नहीं कि नहीं बता सकता मैं, ठीक है कई स्ट्रेटेजीज होती है, कई टूल्स होते हैं, उससे हम कुछ प्रेडिक्ट कर दे, बट इट इज नॉट राइट टू प्रेडिक्ट अननेसेसरीली। आप ब्रॉडर मार्केट से ज्यादा हमें जो काम है, मेरे को मेरा स्टॉक पैसा बना के देगा, मार्केट से सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, ग्रीड एंड फियर जुड़ा हुआ है। बट अगर मैं राइट स्टॉक में बैठा रहूं, एक बार करेक्शन देगा, ये देगा, ऊपर जाना है, हर चीज को ऊपर जाना है यहाँ से। आप ठीक है, जापान और ये सब मार्केट्स है, ऐसे ऐसे फॉल आए हैं, बट इंडिया अभी उस स्टेज में है जहां पे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रहनी है। तो मेरे हिसाब से वी शुड बी मोर स्पेसिफिक एंड मोर फोकस्ड ऑन क्वालिटी स्टॉक्स बस, और राइट सेक्टर, अच्छे शेयर ढूंढ लें, अच्छा सेक्टर ढूंढ लें और उस पर लगे रहें। आपने पहले बताए थे 10 साल के शेयर, मेरा ख्याल है उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उस वक्त हमने आपसे पूछा भी नहीं था, आपने बताया भी नहीं था। मिड कैप में क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है, लेकिन कोई ऐसा शेयर बताइए जिस पर पैसा वापस देने की गारंटी रहे आपकी तरफ से कि अगर आपके तो आपके पास आएगा। अरे बाप रे, मैं पैसा वापस देने की गारंटी मतलब कि मेरे को आना ही बंद करना पड़ेगा। नहीं देखिए, मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बात ठीक है, मैं मेरा आजकल के आलोक जी, मैंने मतलब मिड कैप स्मॉल कैप और कुछ अनसंग अनहर्ड अतरंगी नाम भी सजेस्ट करने के लिए जाना जाता हूँ। ठीक है, ये आपने भी देखा और आप बहुत सालों से मुझे जानते हैं। तो मैं कुछ स्टॉक्स में बताना चाहूंगा कि जो कि फैंटास्टिक आइडियाज है, जिनको देखिए अमृतांजन है, मतलब जो बाम हम 120 साल से देख रहे हैं, फैंटास्टिक प्रोडक्ट है। और वो लोग एक समय में दाम देखता था, बहुत महंगा शेयर होता था, उस वक्त तो सोचते भी नहीं थे, क्योंकि तब 100 की लॉट होती थी, तब भी इसका दाम बहुत होता था। इस वक्त कितने का है मैंने क्योंकि देखा नहीं, 425-30 रुपया है, और 370-80 बहुत दिनों के बाद अब ये ब्रेकआउट दिया है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो गया है और फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। कुछ प्रोडक्ट लाइंस इस कंपनी ने बहुत जबरदस्त चेंज और नए प्रोडक्ट्स आए हैं, जो कि फीमेल सैनिटरी नैपकिन्स और ये सब में आए हैं। तो जहां पे क्या है, दूसरी जो ब्रांड्स वो महंगी रहती है और भारत का प्रोडक्ट है, गाँव में आज भी अमृतांजन की जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल आप बोलोगे वो बहुत जबरदस्त है, बहुत रिलायबल कंपनी है मतलब। और मैं कहूंगा कि ये सब चीजें चलने वाली है, क्योंकि इसमें एक एफएमसीजी का भी फ्लेवर है, एक फार्मा का भी फ्लेवर है, दोनों का एक, और ओटीसी का भी फ्लेवर है, तो सारी कुछ इसमें एक अच्छा समावेश है। सो अमृतांजन कैन बी अ वेरी गुड बाय, बिल्कुल खरीदना चाहिए। एक में टेस्टी बाइट ईटेबल्स बोल के एक स्टॉक है, बहुत जबरदस्त स्टॉक है। ये नाम नहीं सुना होगा आपने? जी, ये बनाता क्या? नहीं, नाम तो सुना है मैंने, अब मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बनाता है। ये मैं आपको बताऊं, मेरे जो रडार पे आया, वेरी फ्रेंकली आई एडमिट दैट, यू नो,
मैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो बड़े कई इन्वेस्टर्स होते हैं और ये जो कई सारे पीएमएसएस हैं, सब लोग ये टेस्टी बाइट का नाम बहुत लेते थे और मैं सिंपली डेटा देख के और कंपनी को देख के मेरे को कन्विक्शन नहीं आता था। फिर आई वेंट इनटू द स्टोरी एंड जब डीमॉन हुआ था उस टाइम पे ये स्टॉक एक बार 7-8 हजार से 4,950 आया था। उस टाइम पे हमने क्लाइंट्स को एंट्री करवाई, फिर वापस से ये 12-13 हजार रुपए तक गया हुआ है। अब वापस से ये नीचे आया था जब ये आपके लॉकडाउन आया और कोरोना काल में। क्यों आया था रीजन बताओ। उस टाइम पे मैंने ये 8,000, 8,200, 500, 8,000, 9,000 के लगभग पे रेकमेंड किया था कि लेकिन ये काफी महंगा नहीं है। 8 महंगा है, महंगा। अब इसमें क्या महंगा और सस्ता नहीं होता है, महंगा और सस्ता होता है रिलेटिव सप्लाई से। अब आप जैसे पीएसयू का रिवर्स पीएसयू स्टॉक है क्योंकि इसकी इक्विटी सिर्फ 3 करोड़ की है जिसमें 75% तो प्रोमोटर की स्टेक है। तो बाजार में शेयर कितने हैं, बाजार में 30 लाख शेयर में से सिर्फ आपके 6 लाख शेयर बाजार में है। बाकी अब 6 लाख शेयर में कितना कुछ कर लेगा। जो भी अगर कई इन्वेस्टर्स है जो पीएमएसएस है वो लोग बेचते ही नहीं है। तो जैसे ये स्टॉक चलने लगता है तो एक साथ सारे लोग भागते हैं और अभी ये 13-13.5 हजार से कंसोलिडेट किए 11-11.5 हजार। और ये एक एमएनसी कंपनी एक तरीके से, जो एक मार्स बोल के जो चॉकलेट्स देखते हैं यूएस की एक बड़ी कंपनी है, उसकी ये कंपनी है। ओह अच्छा अच्छा, तो व्हाट इट चॉकलेट है। So it's a very tasty company to have it in your portfolio. Just bite it, ले लीजिए आप पोर्टफोलियो में थोड़ा सा। So PGHL है, PGHL इज जो मर्क फार्मा था, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये तो आपने पिछली बार बताया था लॉन्ग टर्म के लिए। ये सब बोरिंग स्टॉक्स है, बहुत सुस्त स्टॉक है, चलते ही नहीं है, इसलिए मजा आता है। एक्सो इंडिया। अब एक चीज मैं पूछ लूं आपसे, 2 चीज। स्टील आपने कहा कि सेक्टर मेटल चलेगा, तो टाटा स्टील पर क्या विचार है और टाटा मोटर्स पर क्या विचार है? बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ऊपर फंसा हुआ है। देखिए मैं एक चीज तो क्लियर हो गई, टाटा स्टील फिर भी मैं ये बोलूंगा कि मतलब अगेन दीज आर स्टॉक्स वेरी सिक्लिकल एंड कमोडिटी ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं। तो ये तो ध्यान रखना है कि आप बाय एंड फॉरगेट नहीं कर सकते हो। लोग बाय ये जो बाय एंड फॉरगेट वाली स्टोरी टाटा स्टील के साथ लगाते हैं वो गलत है, क्योंकि ये सिक्लिकल इंडस्ट्री में है। अब स्टील चलेगा तो टाटा स्टील चलेगा। आप बैलेंस शीट देख लो तो आप डर जाओगे। मुझे तो समझ में नहीं आता, कई बार ये लॉस करते हैं, कुछ प्रॉफिट करते हैं। यूके का बिजनेस अलग है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स है। एक क्या होता है, एक सिंपल स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो चीज मतलब आप जैसे मैं बात करूं, मैं अगर मेरे बिजनेस को सपोज मेरे बेटे को हेरिटेंस में देना है, अगर मैं एक डिस्टर्ब्ड कंपनी इधर उधर दुनिया भर के झमेले दूं तो बेटा भी मुझे बोलेगा क्या कंपनी पकड़ा दी मेरे फादर ने। और एक में एकदम सिंपल सीधी सादी कंपनी पकड़ा दो तो वो भी खुश होंगे। तो वैसे हम भी शेयर होल्डर्स हैं, हम भी शेयर होल्डर ही तो ले रहे हैं। तो मेरे को जहां कंफ्यूजन है, मेरे को सीधा साधा समझ में नहीं आती है बैलेंस शीट में, आजकल वाकई में दिमाग लगाना छोड़ दिया। आप देखिएगा टाटा मोटर्स और टाटा स्टील में कंपल्सिव इन्वेस्टिंग है। जो एफआईआईज भी इन्वेस्ट करते हैं या जो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ निफ्टी, तो इसीलिए है। बट वो अलग स्टैंड अलोन लोग नहीं कर सकते। पीएमएस के पास जाइए, वो नहीं खरीदेगा। क्या खरीदेगा बुटीक पीएमएस के पास? टाटा स्टील इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ कंपनी। टाटा ग्रुप में जो कंपनियां हैं जैसे दूसरी हैं, टाटा केमिकल्स है, टाटा ग्लोबल है, टाटा क्या वो एक ड्रिंक्स वाली है, टाटा कंज्यूमर इज नेक्स्ट स्टोरी। टाटा कंज्यूमर जबरदस्त लगता है। टाटा कंज्यूमर, यस आई लव दिस कंपनी। टाइटन डिक्लाइंस पे ले थोड़ा, बट फिर भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है। और ट्रेंट है, ट्रेंट इज अ गुड स्टॉक रिटेल में, मतलब उनका एक अलग पहचान है वेस्ट साइड की, उन्होंने एक अलग तरीके से काम किया है। आई लव दिस कंपनी बिकॉज मुझे जब मैं वहां जाता हूँ, मेरी वाइफ जाती है, वहां के कपड़े समझ में आते हैं। देखिए आलोक जी कुछ बोलिए, प्रोडक्ट अगर समझ में आता ना तो याद, और मार्क्स एंड स्पेंसर्स, शायद वो लोग जारा के इंडिया के वो भी है, पार्टनर भी है, तो मुझे वो कंपनी ठीक लगती है। तो एक ट्रेंड देख सकते हैं टाटा में, मतलब ये सारी कंपनियां। टीसीएस तो देखिए सदाबहार है, सोचना भी नहीं है। टाटा एलेक्सी सोचना भी नहीं है। सो टाटा हैज गॉट ब्यूटीफुल कंपनीज बट नॉट टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील, जो उनकी एक लीगेसी बनी हुई है। मैं नहीं खरीदा, नॉट फ्लैगशिप है, अब उनको भूल जाना चाहिए। अब नए जहाज पे झंडा लग गया है जो जिसका नाम टीसीएस है। टीसीएस है, टीसीएस। और पता नहीं कभी हो सकता है कि टाटा मोटर निकल भी जाए निफ्टी से, तो कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट कैप है। मार्केट कैप इसके लिए भी होती है कि बहुत पुरानी कंपनी है, पुराने रिजर्व्स है, बहुत सारे डेट्स लेके बहुत बड़ी बैलेंस शीट बनी हुई है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट स्टिल आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अच्छा, अबाउट मैंने दिस। बहुत टाइम आपका ले लिया है और कहीं हो सकता है और आपके मुझे लग रहा एंगेजमेंट। है कि मैं ज्यादा टाइम ले लिया आपकी, क्योंकि नहीं मैं नहीं, ज्यादा ठीक बात है, आप जो ऐसा नहीं सवाल मुझे तो पूछे, मैं मैं चार मैं पांच चीजें बता मेरे देता हूँ। तो जो मित्र लोग हैं वो उसको देख रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है, तो मैं लंबा चला सकता हूँ, मुझे कोई अच्छा दिक्कत अच्छा, नहीं है। मजा आ रहा है। ओके, आपका लाइव चल रहा है ये, जी अच्छा मुझे। जी, हाँ। ओ तो मैं ग्रेट। तो ये जानना चाह रहा हूँ कि एक कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे पीवीआर, अब उस पर कुछ सोच विचार होगा, मतलब ये बर्बाद हो गया? नहीं नहीं, बर्बाद देखिए कोई भी चीज नहीं होती है ऐसे। देखिए कोई चीज इतने सालों से बनी हुई है, वो ऐसे बर्बाद नहीं होती है। आपने कभी सोचा था कि इस तरीके का अनलॉक होगा? बिलीव मी, मेरे को पता भी नहीं चला कि लॉकडाउन से कब अनलॉक हुआ। मतलब हम्म। सरकार भी बहुत एग्रेसिव है, ऐसा नहीं। अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 खोल रही है और सोच समझ के पूरा कर रही है। मैं ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल से ऐसी बात कर रहा था भाई क्या कैसे अनलॉक होगा। वाकई में उनका ये था कि भाई जुलाई की 31 तारीख तक आपको बहुत चीजें डिफरेंट मिलेगी, एंड एक्चुअली में डिफरेंस है। आपको ऐसे फील नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा फर्क है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आराम से मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि पीवीआर और ये इनको देखें समझें, जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखें, एग्जिट नहीं करें, और वापस से आएंगे इनके दिन और बहुत बड़े रूप में आएंगे। ऐसा नहीं है, हर चीज एक अलग तरीके से चलती है। 3 महीने बाद धंधा शुरू हो सकता है, बट इनके साथ एक प्लस पॉइंट भी दिखेगा, ये लोग ने अपनी कॉस्ट को बहुत कम कर लेंगे, ये लोग रीनेगोशिएट करेंगे। आप घोड़ा और घास वाली बात है, मॉल चलाने वाले को कहीं ना कहीं इनके साथ दोस्ती करके ही चलना पड़ेगा। फुटफॉल इनकी वजह से आते हैं, तो उनके पास वो पुल पावर है। और जो हम्म। रूरल इंडिया की ग्रोथ है, अभी तो रूरल में ये लोग गए ही नहीं है। सो ऐसे आप राइट ऑफ नहीं कर सकते स्टोरी को। दे आर ब्यूटीफुल कंपनीज दोनों, आइनॉक्स एंड पीवीआर, एंड इनको टाइम जरूर लगेगा, 6 महीने साल भर। और जब आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मैं ये मान रहा हूं। आप ट्रेडिंग के मैं लिए भी ये नहीं। मान रहा हूँ, मैं ये दर्शकों को कह दूं, देखिए मैं अभी ये ट्रेडिंग कॉल्स के लिए मैं बात करने नहीं बैठता हूँ। मैं संदीप जी का समय सैटरडे के दिन खराब इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उसके लिए बहुत सारे लोग दुनिया में लगे हैं, वो आपके साथ करते हैं। लेकिन कुछ रैपिड फायर एक करूंगा आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे नाम आते जा रहे हैं। तो बाई सेल होल्ड वाली एडवाइस जो आप अगर देते चलें, एयरटेल का क्या करना है? बाय 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 ऑन डिक्लाइंस एंड बाय होल्ड। एयरटेल बाय है। यस। बिरला फाइनेंस और बिरला मनी, आदित्य बिरला कैपिटल कंपनी के बारे में सवाल पूछते हैं लोग। एबी मनी, मतलब बिरला फाइनेंस जी, एबी एबी मनी मनी, हाँ, ब्रोकरेज एबी फर्म है। देखिए रिटेल ब्रोकिंग इस बार बहुत अच्छा चला है, तो होल्ड की राय दूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ कंप्लायंस के मैटर्स और इंडस्ट्री में जो रिटेल ट्रेडिंग को लेकर थोड़ा बहुत हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंटम बिगड़ा। बट ब्यूटीफुल क्वार्टरली रिजल्ट सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने दिया है। तो जियोजीत है या 5 पैसा कैपिटल, इन सबके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अगेन ना, ब्यूटीफुल कंपनी, मतलब आप वहां देख सकते हैं। बट ऑल ऑन डिक्लाइंस नाउ, बहुत चल चुके हैं ये सारे स्टॉक्स, ये ध्यान दीजिएगा। एंड आई आल्सो रन अ ब्रोकरेज हाउस, सो आई नो कि थिंग्स वेर वेरी डिफरेंट दिस टाइम, और बहुत बड़ा चेंज ओवरऑल इंडस्ट्री में आया। और लोग बाग जिस तरीके से इस इंडस्ट्री को देखने लगे हैं, तो एक बहुत बड़ा रीबर्थ और री रेटिंग होगी सारी कंपनीज की। सो एबी मनी में स्टे इन्वेस्टेड। जी। बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये जो इन तीन कंपनी। इन सब का एक रामबाण कंपनी बता देता हूं मैं आपको, हाँ, तीनों को बजाज जोड़ी होल्डिंग्स। कंपनी में, वो है महाराष्ट्र स्कूटर्स एंड बजाज होल्डिंग्स। ओके। बस आप बजाज, मतलब इनके साथ सबसे बड़ा फायदा क्या आलोक जी, मैंने महाराष्ट्र स्कूटर मैंने पिछले 3 महीने में 3 बार रिकमेंड कर दिया। रीजन क्या है? 1800-2000 रुपए पे मिल रही है आपको, जो बुक वैल्यू है, मतलब बुक वैल्यू से बहुत परसेंटेज नीचे। तो कोई जी। टेंशन नहीं है आपको, एक तो वो रिस्क खत्म हो जाती है। अभी होल्डिंग कंपनी जब इतना बड़ा करेक्शन आता है, तो होल्डिंग कंपनीज बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। एंड मैं इस चीज को पिछले 2-3 महीने से मीडिया पे या हर जगह इस चीज को बोल रहा हूं मैं, कि ये होल्डिंग कंपनीज पे ध्यान दीजिए। और होल्डिंग कंपनीज में भी जो सबसे ब्यूटीफुल कंपनी लगी मुझे, महाराष्ट्र स्कूटर्स और बजाज होल्डिंग्स, इन पे ध्यान दीजिए। महाराष्ट्र स्कूटर्स में तीनों की स्टेक है, तो आपको बजाज फाइनेंस में मोराटोरियम लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए, वो नीचे आ सकता है। बजाज ऑटो में हीरो मोटो का कंपटीशन का कुछ आ सकता है। बजाज फिनसर्व में दुनिया, तो इन सब का ये सारी चीजें इवन आउट होके आपके पास एकदम नेट रिजल्ट आता है, विच इज ब्यूटीफुल। एंड बिलीव मी, 3000 के लगभग एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दिया महाराष्ट्र स्कूटर्स, और ये 4000-5000 तक जाएगा। और होल्ड करके रखे 2 साल 1.5 साल, बहुत बड़ा पैसा बनेगा। तो ये अच्छा, आईटी में, आईटी सेक्टर में आपके हिसाब से अब कौन सही है?
आईटी देखिए ओवरऑल बहुत बढ़िया लगता है मुझे। मैं आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल दीज आईटी कंपनीज। मतलब बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से टीसीएस जैसी कंपनी इंडिया में है, इन्फोसिस जैसी कंपनी इंडिया में बनी। इन्होंने एक नया एक डायमेंशन बना दिया, एक इंडिया का एक अलग ही एक इमेज बना दी कि किसी भी आदमी को आंख मीच के इन्वेस्ट करना है बाहर के इन्वेस्टर को, तो वो सीधी उंगली उनकी टीसीएस और इन्फोसिस पे पड़ती है। HCL टेक अगेन अ ब्यूटीफुल कंपनी, टेक महिंद्रा अच्छे रिजल्ट्स दिए, विप्रो में नया मैनेजमेंट आया। सो ऑल दिस 5 कंपनीज आर वेरी गुड एंड इवन मिड कैप आईटी कंपनीज आर वेरी गुड। एल&टी इन्फोटेक बहुत जबरदस्त है, माइंडट्री, एल&टी और माइंडट्री दोनों एल&टी की ग्रुप की कंपनीज है, दोनों मर्ज हो जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी एंटिटी बन जाती है, जो हो सकता है आगे पीछे आए बट आई डोंट नो। और फिर आपके बहुत छोटी छोटी कंपनीज है, इवन एफएसएल है, मैं काफी बार रेकमेंड कर चुका हूँ, इवन साइंट है, बहुत सारी कंपनीज है, टाटा एलेक्सी अभी थोड़ी देर पहले बात की है, सोनाटा सॉफ्टवेयर एक मैंने एक छोटी कंपनी है जिसको मैंने रेकमेंड किया है रिसेंटली, वो भी अभी भी करेक्टेड है तो वहां पे ध्यान दे सकते हैं। सो आईटी कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं और इंडिया की आईटी कंपनीज पे भरोसा रखना चाहिए। मुझे लगता है कि पैसा इनमें बनेगा और अभी भी वैल्यूएशंस बहुत महंगे नहीं है। जी, एक सेक्टर है जिस पे बड़ी नजर है सबकी और सबका कहना है कि उसके लिए तो आनंददायक हो गया है कोरोना काल, वो है जो ये डायग्नोस्टिक्स कंपनियां हैं। ओ यस, जैसे डॉक्टर लाल है, थायरोकेयर है, मेट्रोपोलिस है, इनमें कहाँ आप वैल्यू ज्यादा देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और ये मेरा फेवरेट सेक्टर रहा है। मतलब मैं पिछले 2-3 सालों में डायग्नोस्टिक इतना बोल चुका हूं क्योंकि मैंने पर्सनली देखिए कई बार क्या होता है आलोक जी, मैं जब आप बिजनेसमैन होते हो या आप इन्वेस्टिंग माइंड के होते हो और मेंटोरिंग थोड़ी करने की इच्छा रहती है, ज्ञान देने की इच्छा होती है, तो कई लोग आते हैं प्रपोजल्स लेके। तो एक बार ऐसे मेरे पास कोई डायग्नोस्टिक सेंटर का प्रपोजल लेके आया, बिलीव मी उनसे बात करके इतना मेरा समझ में और इतना बड़ा चैनल चेक हुआ, सो आई बिकेम वेरी बुलिश ऑन डॉक्टर लाल पैथलैब। एंड थायरोकेयर पे भी था, बट थायरोकेयर के सामने मुझे डॉक्टर लाल पैथलैब पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और बहुत सारे अनलिस्टेड कई चेन्स है जो नहीं दिखती हमें, तो मुझे इसीलिए एक अपोलो बहुत बढ़िया लगता है जहां पे ये सारी चीजें है, फार्मेसी भी है, रिटेल चेन भी है, डायग्नोस्टिक्स भी है और साथ में हॉस्पिटल्स भी है। तो अपोलो देखिए आप बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, बट डॉक्टर लाल पैथलैब इज सर्टेनली नंबर 1 एंड ये अभी भी चलेगा, बट ऑलरेडी बहुत चल चुका। मैं 800, 850, 1000 रुपए से एग्रेसिवली रेकमेंड करते आ रहा हूं और 1200 पे भी किया, 1300 पे भी किया, हर लेवल्स पे कर रहे हैं। और जिस तरीके से कोरोना काल में और ओवरऑल मुझे लगता है जिस तरीके से अब आगे आने वाले दिनों में हेल्थ को लेकर जो एक अवेयरनेस और बढ़ गई है, और लोग बात देखिएगा हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के टाई अप्स होते हैं, फ्री चेकअप्स और ये सब के। सो ओवरऑल इन बिजनेसेस का बहुत बड़ा मुझे लगता है कि फ्यूचर है एंड इतनी जल्दी इन लोगों का कंपटीशन नहीं आएगा इंडिया में, क्योंकि ये लोग ने बहुत अच्छी पेट बना चुके हैं, अपनी बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना चुके हैं। एंड ये लोग बल्कि अपना इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करके इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे तो अभी आए ही नहीं है कि छोटे रिटेल चेन को खरीदो, इधर खरीदो उधर खरीदो, ये भी होगा। सो डॉक्टर लाल पैथलैब इज सर्टेनली अ गुड होल्ड, बाय ऑन डिक्लाइंस, थायरोकेयर इज अ सिंपल होल्ड एंड मेट्रोपोलिस इज अगेन अ बाय ऑन डिक्लाइंस। ओके, अब आप फार्मा पे आइए जो उसका दूसरा कोरोना का दूसरा सेक्टर है। वहां का टॉप पिक क्या दिखता है आपको? मतलब फार्मा में तो क्या बताऊं है या वहां पूरी बास्केट लेनी होती है? मतलब फार्मा में पिछले 6, 7, 8 महीने में इतने सारे स्टॉक्स बताए हैं कि अब तो फार्मा करते करते ऐसे लगने लगा कि क्या हो गया, खाली फार्मा ही फार्मा करते हैं। बट मुझे जब कोई आइडियाज मिल रही है, कोई सेक्टर लग रहा है जहां पे हर जगह रीडेटिंग हो रही है और जहां पे बैलेंस शीट क्वालिटी मिल रही है या फिर वैल्यूएशन सस्ते मिल, तो क्यों रेकमेंड नहीं करें। फार्मा में अभी भी मैंने रिसेंटली एफडीसी रेकमेंड किया, जो इलेक्ट्रॉल हम पीते हैं रोज। मुझे नहीं लगता कि जितने भी लोग यहाँ देखे उसने इलेक्ट्रॉल कंज्यूम किया हो। हाँ, पीजीएचएल हमेशा मैंने रेकमेंड किया। इप्का लैब जो कि बहुत बड़ी ग्रोथ दे चुका, मैं 235 से आलोक जी जब आपकी पुरानी पारी थी वहां पे मैंने ये स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ। नवंबर 2011, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2012 की बात कर रहा हूं मैं। 230-35 के भाव हुआ करते थे और आज है 1700-1800 रुपए। मुझे लगता है अभी भी दमखम बहुत बाकी है, 2021 के लिए अग्रसर है। सो बाय ऑन डिक्लाइंस है। आप कैडिला बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जाइडस वेलनेस है। बट ये सब एक चीज मैं बोलूं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को देखिएगा, क्योंकि बहुत चल चुके हैं, थोड़ा करेक्शन पे ही लेना है। क्योंकि मार्केट देखिए कहीं भी अगर करेक्ट करता है तो सब में चपेट आती है, क्योंकि आईटी, फार्मा, एफएमसीजी चलेगा जरूर, वो कम टूटेंगे, उसको भी चलना बोलते हैं। जब मार्केट बोला 10% टूटा और ये स्टॉक 5% टूटते हैं, बट टूटे तो है ही है ना।
इस चीज को समझे तो दे कैन आउट परफॉर्म द फॉलिंग मार्केट्स, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे वोंट फॉल विद द फॉलिंग मार्केट्स। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है और पैसा बचा के रखना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे स्टॉक्स है, इवन सन फार्मा दो मैं बहुत रेकमेंड नहीं करता, बट सन फार्मा के कल रिजल्ट्स आए, ठीक ठाक थे, थोड़े डिफरेंट थे समझने को, बट अच्छा चला। सिप्ला बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो बहुत सारे स्टॉक्स है, ल्यूपिन अच्छा लगता है, ग्लेनमार्क भी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है। फाइजर इज क्या आप ये नहीं मानते हैं, जैसे बहुत लोग ये सलाह देते हैं कि फार्मा में कंपनी खरीदने से अच्छा है कि फार्मा का फंड खरीद लो, क्योंकि यहाँ कभी कोई कंपनी चलती है, कभी कोई ऊपर जाती है, कोई नीचे जाती है। इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। बल्कि मैं तो बोलूंगा कि एमएनसी फार्मा ये एक अलग ही कैटेगरी है। दे आर ब्यूटीफुल कंपनीज। मतलब मैं फाइजर को मैंने अभी रिसेंटली भी हमने वीकली लॉन्ग टर्म पिक पे दिया है और ये मैं 2-3 बार दे चुका, क्योंकि मुझे सबसे बढ़िया क्या लगता है, ये 4,200-300 रुपये अभी भाव है और ऊपर ये 5,000 जाए तो वहां प्रॉफिट बुक कीजिए तो आराम से आपको 20% मिल रहा है। और इनमें कोई खोने का रिस्क नहीं है, डाउनसाइड रिस्क नहीं है, कोई पेडिग्री रिस्क नहीं है, और कोई भी कोरोना का कुछ आ जाए वैक्सीन। और सबसे बड़ी रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी मान लीजिए फार्मा की, वन ऑफ द बिगेस्ट, जिनका रिसर्च बेस इतना बड़ा है, बहुत थाउजेंड्स में पीएचडीज काम करते हैं इनकी कंपनी में। तो मैं तो ये मानता हूं कि इस कंपनी में बिल्कुल ध्यान दें। फाइजर कैन बी अ वेरी गुड पिक। एंड आपने जो क्वेश्चन पूछा था, मैं इतना घुमा फिरा के इतने सारे नाम ले लिया, बट टू सम अप इन वन वर्ड, फाइजर इज माय टॉप पिक फॉर द करंट मीटिंग। तो फाइजर टॉप पिक है। आपने कहा इस बीच एक लाइन कही आपने कि पैसा सेफ रखना चाहिए, पैसा बचा के रखना चाहिए। लोग पूछ रहे हैं, अनेक तरह के सवाल हैं। कोई कह रहा है क्या एचडीएफसी में एफडी सेफ है, क्या बजाज फाइनेंस में एफडी सेफ है, किस बैंक में पैसा सेफ है? आपको लग रहा है कि कहीं एफडी को लेके भी चिंता करनी चाहिए इस वक्त लोगों को? नहीं, देखिए ये फिर इतना तो नहीं कर सकते आप। देखिए ये लोग जिस लेवल की कंपनीज खड़ी कर दी है, मतलब एचडीएफसी के लिए तो पर्टिकुलरली मैं बोलूंगा कि ये तो मतलब बेस्ट तरीका है। मतलब आप एक ऐसी इंस्टीट्यूशन ये खड़ी हो गई है इंडिया में जो कि मतलब अनडिफिटेबल है, और कहीं ना कहीं जो एक इनके इथोस है कंपनी में, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बन गई है कि जहां पे सिस्टम्स और प्रोसेसेस काम कर रहे हैं। मतलब आदमी तो है ही है टॉप मैनेजमेंट में, और इतनी बड़ी टीम, और जो लोग आप देखिए एचडीएफसी में है, ईसॉप्स की वजह से वो करोड़पति बन चुके हैं, वो छोड़ते ही नहीं है। और जो कंपनी 20% 25% से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, और ये कंपनीज फाइनेंस में देखिए ग्रो होना बहुत इजी हो जाता है एट अ टाइम जब मोमेंटम पकड़ता है, क्योंकि आपका ब्याज का रेट होता है, कैगर होता है, आदमी की अपनी नीड्स बढ़ती रहती है, तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। तो इनमें एफडीज में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अगर एचडीएफसी में भी आप सोचने लगे तब तो पैसा क्या गोल्ड में डाल के अलमारी में रख दें, वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अब एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आते हैं, और एक ग्रुप है जिसका नाम मैंने 2-3 ग्रुप के नाम ले चुका हूं, लेकिन एक गोदरेज ग्रुप है। तो गोदरेज कंज्यूमर और गोदरेज की जो दूसरी कंपनी है, उनको कैसे देख रहे हैं? नहीं, अच्छी है। गोदरेज इज अ गुड ग्रुप सर्टेनली। देखिए ये भी एक कंपनी जहां पे मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आप क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगा सकते हो। तो गोदरेज सीपी इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स। ऐसा नहीं है, वैल्यूएशंस वाइज अगर देखें तो आईटीसी, गोदरेज, सीपी, ये लोग थोड़े सस्ते चल रहे हैं एज कंपेयर टू अदर पीयर्स लाइक एचयूएल एंड नेस्ले ऑफ द वर्ल्ड। एंड इवन पीजीएचएच भी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन। पीजीएचएल तो बोल ही दिया मैंने, पीजीएचएल एचएच, पीजी जो है पीजी हेल्थ एंड या। तो ये मतलब बहुत अच्छी कंपनी है। मतलब, और गोदरेज की अगर मैं बात करूं तो गोदरेज सीपी पे देखिए, और गोदरेज एग्रोवेट भी अच्छी है, और एस्टेक लाइफ साइंसेज के साथ भी चल रहा है। सो ओवरऑल दे आर गुड कंपनीज। बट गोदरेज इंडस्ट्रीज जो है, लोग बाग ये सवाल भी बहुत पूछते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ होल्डिंग कंपनी फॉर ऑल दीज कंपनीज। तो वहां पे आप मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आई डोंट ट्रैक दिस कंपनीज नाउअडेज, बिकॉज वो समहाउ मुझे गोदरेज इंडस्ट्रीज एफएनओ में भी था, और थोड़ा सा मुझे लगा कि इमीडिएटली, हालांकि होल्डिंग कंपनीज के ऊपर हम बुलिश, बट गोदरेज इंडस्ट्रीज से ज्यादा मुझे गोदरेज सीपी का ऑप्शन मिलता है, तो मैं वहां जा रहा हूं। और गोदरेज प्रॉपर्टी और कंपनी है गोदरेज एग्रोवेट, दैट्स अ गुड कंपनी, वेरी गुड कंपनी। आजकल ये भी पूछ रहे हैं साहब, वो कंपनी भी तो बताइए। जैसे आपने कहा कि अब खेती बदलेगी, भारत बदलेगा, तो वो कौन सी कंपनियां हैं जिनका एक्सपोजर भारत में ज्यादा होगा? एक तो सीधा बोलते हैं कि ट्रैक्टर बेचने वाली और टू व्हीलर बेचने वाली कंपनियां, लेकिन उसके अलावा भी जैसे गोदरेज एग्रोवेट एक कंपनी है, इस तरह की और कोई कंपनी आपकी नजर में है? बिल्कुल है। देखिए मैं एक बात तो कह दूं कि जितनी भी कंपनियां हैं, सबका एक्सपोजर रूरल इंडिया में बहुत जबरदस्त होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप टू व्हीलर्स है, हीरो मोटोकॉर्प जबरदस्त सेल्स, बजाज ऑटो सबका जाएगा सेल्स,
मारुति कार आप गांव में जो मारुति कार की जो पकड़ और पेट है वो दूसरी कंपनियां जाके कुछ कर ही नहीं सकती है, क्योंकि मैं खुद एक, वैसे देखा जाए तो मेरा बचपन थोड़ा सा, मैं सेमी अर्बन मान लीजिए आप, मैं उस टाउन से था, और मैं जब 20 साल बाद मैं उस टाउन में अंदर जब गया, मैं आसाम के एक टाउन की बात कर रहा हूँ, नलबाड़ी जहां से मैं हूँ, मैं अच्छा, आप नलबाड़ी से हैं आप? आप नलबाड़ी आपने सुना है नाम? नहीं, नाम क्या सुना, मैंने देखा है। मतलब नलबाड़ी उधर आते समय जब हम लोग गुवाहाटी से लौटते थे तो रास्ते में पड़ता था। हाँ, ये तो एक जबरदस्त ट्रेन के आपने, रास्ते। क्या बात है। तो ये एक तरीके से टेररिस्ट कैपिटल था मेरा बचपन हाँ, वहां वो पे। बोडो वो चलता था तो बहुत डरावना था। तो मैं नलबाड़ी में नलबाड़ी की खबरें आती थी। तो मैं तो मैं जहां ट्यूशन में जाता था, मैं उस जगह को देखने गया। द काइंड ऑफ ग्रोथ, मतलब द काइंड ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स, मतलब ये सब जबरदस्त तरीके से मारुति, हीरो मोटो को, अब ये ठीक है, ये लॉन्ग टर्म स्टोरीज है, स्टोरी के लिए ठीक है, बट मैं ओवरऑल बोलूं, फर्टिलाइजर्स ये स्टॉक बहुत अच्छा करेंगे। ये जो एग्रोकेमिकल्स, पीआई इंडस्ट्रीज जैसे मैं नाम ले रहा हूं, बहुत बढ़िया लगता है, इन कंपनियों पे फोकस करें। फिर आप इवन बिल्डिंग मटेरियल्स में, कल मैं एक चैनल चेक कर रहा था मैं, कि बोलते कि ये जीपीजीसी शीट्स और ये सब जो है आयरन के मटेरियल्स, बोले जबरदस्त गांव में जा रहे हैं, गजब कंजम्पशन हो रहा है। इवन प्लाईवुड है, ये सब चीजें जाएंगी, पेंट्स है, ये सारी, इवन कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, मतलब ये सारी जो चीजें कंज्यूमर फास्ट मूविंग एफएमईजी जिनको बोलते हैं, इन सब को रूरल इंडिया में बहुत बड़ा कंजम्पशन आने वाला है। दैट विल बी अ बिग बूम। और आप थोड़ा जुलाई जरूर से मानसून के लिहाज से थोड़ा हल्का पड़ा है, बट ओवरऑल जिस तरीके की खरीफ की फसल, रबी की फसल, ये सब देखते हैं, और जो सरकार अपनी एमएसपी बढ़ा रही है, वहां पे इनकम वो लोग बहुत सिक्योर्ड है। और जब अर्बन से वहां पे लोग गए हैं, और वो लोग की जब इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, मुझे लगता है कि वहां पे फोकस करना। तो मैं रूरल इंडिया पे बहुत फोकस्ड हूँ और काफी दिनों से वहां के स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। तो लोग मुझसे कहते हैं कि कोई 1 2 4 स्टॉक बता दो। आज तो मेरे ख्याल 100 के आसपास हो गए होंगे कुल मिला के। अब एक साहब ने बहुत ट्रिकी सवाल पूछा है और मैं वेट कर रहा था। उन्होंने कहा, साहब 30 साल के लिए कोई शेयर पूछ के बताइए संदीप जैन साहब को। 30 साल के लिए मैं एक ही स्टॉक बताऊंगा, देखिए एचडीएफसी लिमिटेड, क्योंकि कोई जना अगर लोन लेता आलोक जी, 30 साल का टेन्योर होता मैक्सिमम, तो एटलीस्ट आज उसका कस्टमर बन रहा हो, 30 साल तक तो कस्टमर रहेगा ही। और फिर एक बहुत ही सिस्टमेटिकली मैनेज, सिस्टमेटिकली रेगुलेटेड, जहां भारत सरकार जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है एक तरीके से, आप मानिए, क्योंकि आज आप एनएच नेशनल हाउसिंग बोर्ड है, या फिर आपके आरबीआई है, ये सब गवर्न करती है इनको, तो बहुत अच्छे रेगुलेटर्स है। इंडिया के रेगुलेशंस की तो आप मानोगे कि कितना बड़ा लोहा है इंडिया का रेगुलेशन। सो ओवरऑल आई फील, देखिए कि एचडीएफसी लिमिटेड एक बेहतरीन कंपनी है। आप आईटीसी पकड़ सकते हैं, जो सालों साल से, 100 साल 125 साल से चल रहे हैं, एक प्रूवन ट्रैक हिस्ट्री है। फिर आप एचयूएल का नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये सब कंपनियां ही लेना चाहिए। अगर आप 30 साल की उम्र के लिए ले रहे हैं, 30 साल का मियाद है, तो फिर मैं छोटे स्मॉल कैप मिड कैप नहीं बोलूंगा। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि 30 साल वो कंपनी रहेगी, उसका धंधा 30 साल रहने वाला है, चलने वाला है। तो मैंने मेरे कॉमन सेंस से यही बोला, और लॉजिकल उससे यही बोला कि 30 साल इसमें मतलब सामान्य भाषा में कहेंगे साहब, वो फेविकॉल का जोड़ होना चाहिए। लेकिन अब उसके बाद आप पिडिलाइट पे भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि फेविकॉल बनाने वाली कंपनी पिडिलाइट मतलब होल्ड है। देखिए पिडिलाइट अच्छा भी लगता है मुझे, तो इनफैक्ट बाई करने जैसा ही लग रहा है, बाय ऑन डिक्लाइंस मान लीजिए, क्योंकि वैसे एक बड़ा परफॉर्मर नहीं है, क्रूड ऑयल टूटा हुआ है, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट कम होती है, तो इनको फायदा मिलता है। फिर दूसरी बात यह कि जो ब्रांड है, ये मतलब ऐसी ब्रांड बना दी है कि इनको जल्दी से बीट करने के लिए कोई दूसरी ब्रांड नहीं आ सकती। हालांकि बहुत सारे अब एडहेसिव्स में बड़ी बड़ी कंपनियां घुस रही है, ऐसा नहीं है, बट इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर की जबरदस्त कंपनी, और रूरल कंजम्पशन की जब आप थीम बोल रहे हैं, तो इनको भी फायदा मिलने वाला है। सो एशियन पेंट्स है, पिडिलाइट है, वैल्यूएशंस के लिहाज से जरूर महंगे हैं, बट एक चीज इन दिनों में या इन सालों में जो समझ में आई, कि देखिए जहां पे डेटा अच्छा है वहां वैल्यूएशंस लोग देंगे। आप अगर नरीमन पॉइंट के बेस्ट बिल्डिंग में बेस्ट ऑफिस लेना चाहते हो, तो उसका वैल्यूएशन देना पड़ेगा, और आप वही कोई, और वहां पे धंधा आता है, वहां पे रहते हो तो आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और आप कोई ऐसी जगह जाते हो जहां पे सस्ती तो मिल रही है, आप 50 किलोमीटर दूर शहर से, मैं जयपुर जाके, अगर जयपुर से जाके जमीन खरीदता हूँ जहां पे बेसिक डिमांड नहीं है, तो वो सस्ती मिलेगी। सो जो महंगी चीज है वो महंगी रहेगी, वो एक बेस बन जाता है, और ये कंपनियां वैसी है, और इन कंपनियों में बिल्कुल पैसा लगाना चाहिए और डरना नहीं चाहिए।
तो बस एक आखिरी सवाल संदीप जी, बहुत देर हो गई, अब ज्यादा नहीं अटकाऊंगा, लेकिन आपने कहा कि वैल्यूएशन मिलना चाहिए, महंगा हो जाता है, तो ये जो बहुत महंगे वाले शेयर हैं, आयशर मोटर्स है, पेज इंडस्ट्रीज है, इनके नाम नेस्ले है, जिनका नाम लिया जाता है कि देखिए ये कंपनी कैसे कितना कमाई हो गई, आज की तारीख में भी उनमें इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए क्या? देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक चीज जरूर है कि आपको एंट्री और एग्जिट जो है, मैं फंडामेंटल्स तो देखता ही हूँ, साथ साथ में एंट्री एग्जिट के लिए टेक्निकल्स यूज करता हूँ। तो उस टाइम पे ये देखते हैं कि वो जो उसके जो नॉर्मल बाइंग रेंज है, नॉर्मल एक एवरेजेस है, उससे कितना ऊपर गया, उस टाइम में हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं और कितना ऊपर से कितना नीचे आ गया स्टॉक। जैसे मैंने टेस्टीफाई डिटेल्स का नाम लिया, कोई स्टॉक 13,500 से 11,500 पे मिल रहा है, भले ही उसकी पी मल्टीपल 60-70 है, मगर वो 20% ऊपर से टूट गया तो एक कंफर्ट देता है वो स्टॉक। तो वैसे ही ये देखनी होती है कि एक वर्टिकल राइज देने के बाद एक करेक्शन देता है, एक स्टॉक रिट्रेस करता है, उस टाइम पे एंट्री लेनी है। बट जो लोग एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जिनको बाय एंड फॉरगेट करना है, तो ये वो स्टॉक्स है जिनमें बाय एंड फॉरगेट करना। बट मैं पेज इंडस्ट्री पे बहुत बुलिश नहीं हूँ, बट ओवरऑल लक्स इंडस्ट्रीज मैंने रिसेंटली रेकमेंड किया था, वहां पे भी काफी सारे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त क्वालिटी कंपनी है। और रूरल इंडिया की जो थीम बता रहे थे आप, दैट इज ऑल्सो रूरल इंडिया थीम, लगेज इंडस्ट्री है, क्योंकि वहां पे इन टाइप के कंजम्पशन अभी आएंगे, वहां पे इस लेवल पे कंजम्पशन आया नहीं है, ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। सो आई फील नेस्लेज ऑफ द वर्ल्ड ये महंगे रहेंगे और महंगे बिकेंगे, और इनको ऐसे ही लेना पड़ेगा। ये 10-20% करेक्ट करते तो आप घुस जाइए, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मीनिंगफुल करेक्शन अंटिल अनलेस कोई मैगी के ऊपर जैसे आया था 6600 पे, आपको याद होगा मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए आपके, अरे क्या जबरदस्त आने वाले उसमें, और मैंने 6600 पे 6 लाख खूब दिलाया लोगों को माल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनियों में कोई इश्यू होने वाला नहीं है, और आपको बस ये है कि रिटर्न्स कितना चाहिए, कितना रिस्क ले रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज, बहुत सारी चीजें होती है। मैं सिर्फ आपको होल्ड और बाई बोल दूं और सेल बोल दूं, दैट डज नॉट फुलफिल और सफाइस द ओवरऑल थिंग ऑफ एडवाइजरी। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे नाम, बहुत सारे सवाल आते जाएंगे, लेकिन फिर करेंगे हम लोग, दोबारा जुड़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तमाम सवाल हैं, लेकिन वो सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। 4000 लिस्टेड कंपनियां हैं, सब पे सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बहुत है। लेकिन क्या आप इस वक्त शॉर्ट टर्म पोजिशनल भी कुछ बता रहे हैं? कोई एक शेयर ऐसा बताना चाहेंगे जो लोगों को तुरंत लेना चाहिए शॉर्ट टर्म में? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है सीमेंट स्टॉक्स मोमेंटम में है, केमिकल्स के स्टॉक्स मोमेंटम में है। तो आप फाइन ऑर्गेनिक्स देख सकते हैं, एक बहुत अच्छा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि लिया जा सकता है नेक्स्ट वीक में। और जेके लक्ष्मी सीमेंट जो कि बहुत वैसे करेक्टेड स्टॉक है, बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए हैं, और सीमेंट स्टॉक्स बड़े वाले भी चल रहे हैं और बहुत अच्छे मोमेंटम में है। और जो रूरल इंडिया की बात करें तो उस टाइम पे मैं सीमेंट का नाम वैसे लेना भूल गया था, तो आई विल ऐड अप टू इट कि सीमेंट स्टॉक्स कैन आल्सो बी एक्सप्लोर्ड इन जेके लक्ष्मी, मिड कैप स्टॉक है, बिल्कुल ध्यान। और फाइजर मैंने बोला था, वो भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चलेगा, शॉर्ट टर्म के हिसाब से। 2 लॉन्ग टर्म पिक नाम दिया, बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में रिटर्न्स मिलना चाहिए 3 से 6 महीने में। सो फाइन ऑर्गेनिक्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट, एक्सो नोबेल, ये सब सारी कंपनी से ध्यान दे सकते हैं। धन्यवाद संदीप जी, बहुत बहुत आपने समय भी लिया और बहुत अच्छे से जवाब भी दिए। एक बार फिर मैं दर्शकों को साफ करूंगा ये बात कि ये जो बातचीत हमारी हुई, जितने शेयरों के नाम लिए गए, जिसमें से एक शेयर पर संदीप जी ने वादा किया था कि वो उसमें पैसा वापस करने की गारंटी देते हैं, उसके अलावा बाकी किसी पर आप इनसे पैसा वापस लेने नहीं जा सकते हैं। नहीं, कोई मुझसे तो आप बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं पैसा मांगने, क्योंकि नहीं, कोई स्टॉक पे मुझे नहीं देना, मैं ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। हमारे पास कई लोग आते हैं कि आप कैपिटल प्रोटेक्शन की गारंटी देते हैं कि हम लोग कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप गोल्ड में भी नहीं मिलेगी आपको कैपिटल प्रोटेक्शन। आप 3-4% का रिटर्न वहां पे ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए, हम नहीं दे सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये मार्केट्स है। बट यस, वी हैव टू चेक आवर रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज, आवर लिवरेजिंग, नीड ऑफ मनी, हर चीज होती है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। सिर्फ हमारी एडवाइजरी पे ये 20% काम कर रहे हैं, बाकी 80% फंड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का काम है। अच्छा ट्रेडर खराब ट्रेड में भी पैसा बना लेता है, और खराब ट्रेडर अच्छे ट्रेड में भी पैसा खोता है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसलिए अपने रिसर्च कीजिए, पढ़ाई कीजिए। सबसे ज्यादा पहला इन्वेस्टमेंट अपने
ज्ञान में कीजिए, पढ़ाई लिखाई करिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। वो नहीं कर सकते हैं, समय नहीं है, तो एक अच्छे एडवाइजर में इन्वेस्ट करिए और उसके बाद वो आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा दर्शकों से कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें और घंटी भी बजा दें।